Good morning. Welcome at the online as well as offline providing portal of PCC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग रे ऑप्टिक्स एक जाइंट लाइक एक 10 हाथ वाला खूब खाया पिया मजबूत पोर्शन समाप्त कर चुके हैं। अब बारी है नए यूनिट स्टार्ट करने की। रे और वेव दोनों ऑप्टिक्स हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब एक नया सा टॉपिक जो इनिशियल स्टेज में क्लास 12 के बैच में शुरुआती दौर में जो पढ़ाया जाता है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देहाती में स्थिर वैद्युतिकी। चार्ज रेस्ट में हो, रेस्ट में सपोज करके सारी फिनोमेना डिस्कशन कर लीजिए, वही ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैट में काउंट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्मार्ट वे में इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। लीजिए शुरुआत करते हैं। ये पहला लेक्चर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है, एक खंड है। इसमें छोटे छोटे कई लेसन हैं, कई मजबूत टॉपिक रखे गए हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका, यहीं बगल में लिख दे रहे हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है, सिलेबस इसका क्या क्या है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिगार्डिंग टू कूलाम्स लॉ। पहला टॉपिक किससे संबंधित है? कूलाम जी से। कूलाम की यादें इसमें छिपी हुई, कूलाम से। और इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्पेशली इस लेसन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाईलाइटेड टॉपिक नाम ऐसे समझते रहिए। कूलाम्स लॉ 2-2.5 लाइन का लॉ होगा। इसको सीखने के बाद पूरे लेसन में ही काम करना है। ई एंड वी एस्टिमेट करना है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं और वी ये पोटेंशियल बोलते हैं। ई और वी बार बार निकाल रहे हैं और भी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। अब सब लेसन के नाम की पूरी हेडिंग थोड़ी गिना देंगे। चलिए जरा देखिए, दूसरा टॉपिक है आपके लिए। दूसरा तो बहुत मजबूत टॉपिक है, अरे वाह गजब का, गास थ्योरम। सबके हार्ट बीट को बढ़ाने वाला लेसन, गास थ्योरम। ये गास ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, गास फिजिसिस्ट नहीं थे, ये मैथमेटिशियन। गास के लिए एक वर्ड बड़ा पॉपुलर है, गास वाज द प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के राजकुमार। पितामह नहीं बोला, फादर हमने नहीं कहा है। गास कौन थे? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। गास। इंडियन प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स कौन थे? पंडित रामानुजन। रामानुजन जी इंडियन प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। तीसरा, थर्ड लेसन है आपके लिए, तीसरा अंतिम। ये जो पंखे के अंदर लगा होता है, क्या नाम है इसका? हाँ वही कैपेसिटर। क्या नाम है? जो आप लोग कह रहे हैं, आप वाली बातें भी लिख दे रहे हैं, इसका बाजारू नाम। कौन सा नाम है? बाजारू नाम। मार्केट नेम इज द कंडेंसर। ऐसे कुछ साफ साफ लिखिए। शुरुआती दौर है, इससे कुछ पढ़ने में मन लगे हम लोगों का। पढ़ने में मन लगे तभी चीज़ें सीख भी पाएंगे हम लोग। राइटिंग बहुत सुंदर तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक पढ़ने लायक होनी चाहिए, है ना। साफ सुथरा लिखिए, गलत बिल्कुल मत लिखिएगा, है ना। ये इतना इसका हाथ पाँव फैला है, ये इसकी इतनी स्पेनिंग। क्या क्या आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैट में हमने बता दिया। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट में बेसिकली क्या खास बात है? बेसिकली किस बात की स्टडी होती है? चार्ज से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी होती है, चाहे फील्ड हो, चाहे पोटेंशियल हो, चाहे फोर्स। और गास थ्योरम फ्लक्स बताते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, है ना। कंडेंसर में कैपेसिटेंस अंदर निकाला जाएगा, सी निकालते हैं बार बार, चाहे सी निकाल लें। लेकिन इन सभी पूरे लेसन में, पूरे इस यूनिट की स्टडी करने में चार्ज को चलाना मना है।
चार्ज को आराम करने दीजिए, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कीजिए। चार्ज चल पड़ेगा तो वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ब्रांच हो जाएगी। चार्ज चल पड़ा, फ्लो रेट ऑफ चार्ज स्टार्ट करेंट, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की ब्रांच हो जाएगी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में काउंट होगा वो। चार्ज रुका है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच है। एक लाइन तो बनता ही है, एक लाइन जरा इसके बारे में कोट कर लिया जाए। स्टडी ऑफ चार्ज taking at rest position, taking at rest position, कामा इसी का नाम है known as इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। शार्ट में इलेक्ट्रोस्टैट कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफाइन कर लिया। चलिए, बहुत देर तक बहुत बारीक बातों को नहीं स्टडी करना है, धीरे धीरे बीच में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, तब वो बातें याद रहेंगी। और एक तरफा पहले शुरुआत में जैसे चार्ज के बारे में खूब ढेर सारी बातें बता दें तो हल्का प्रोजेक्ट कब समझ में आएगा, नीरस लगेगा, समझ में आएगा, नीरस लगेगा। शुरुआती कुछ दमदार चीज़ें उठाते हैं, बीच बीच में जैसे हल्का 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 इंट्रोड्यूस कराते जाते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों से। शुरुआत बिल्कुल यहीं से करते हैं हम लोग, खुलाम सलाह। कूलम्ब क्लासेस जिस मोड में आपको पढ़ना चाहिए, जिस मोड में ब्रेन की सेंसिटिविटी हाई हो, उसी मोड को हम चेक करके ऐसे समझते हैं हाँ कौन सी अच्छी लगेगी, कैसे आपको खिलाना चाहिए, हाउ टू फेट, वो तरीका हम आपके ऊपर अप्लाई करते हैं, है ना, जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, विच विल सूट योर स्टमक, जो आपके पेट के लिए फायदेमंद है, नुकसान बिल्कुल नहीं। लीजिए, कूलाम्ब लॉ सीखते हैं लोग, कूलाम्ब जी का नाम जान लीजिए। कूलाम्ब एक अच्छे साइंटिस्ट थे, अच्छे साइंटिस्ट बाय नेचर, बड़े अच्छे आदमी थे। उनके घर भी जाता था, दूध पानी पिलाते थे, कभी कभार खाना उन्हें कुछ लिया करते थे, है ना। बड़े साइंटिस्ट तो न्यूटन जी, आज तक न्यूटन, तो न्यूटन के नक्शे कदम पर लोग चलना चाहते थे, न्यूटन की कॉपी करना चाहते थे। ये अच्छे साइंटिस्ट कौन अच्छे थे? कूलाम्ब। और बड़े वाले साइंटिस्ट कौन थे? न्यूटन। यहाँ तक कि आइंस्टीन को भी अच्छा ही साइंटिस्ट बोला गया। आइंस्टीन बड़ा न्यूटन जी बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े। अरे न्यूटन बहुत बहादुर भी थे, पहलवान टाइप के। न्यूटन ही एक ऐसे बलशाली महाबली खलीद थे अपने एरिया के, जिन्होंने पहली बार अर्थ को, पूरी पृथ्वी को अपने तराजू में तौल दिया। समझ लीजिए कितने बड़े रहे हैं, अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं। इसे थोड़ी सी बातें बताइए, पूरा अंदाज़ा लगा लीजिए। जैसे हम कहें कुंभकर्ण, कुंभकर्ण सही इसका नाम है, तत्सम रूप है, शुद्ध रूप कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। कुंभ माने घड़ा और कर्ण माने कान होता है। ऐसा आदमी जिसका कान घड़े की तरह है। अब पूरे शरीर का मैग्निफिकेशन कर लीजिए, खूब बड़ा सा लेंस लगा समझ, गेस कर लीजिए कितना बड़ा हो रहा हो। कान जिसका घड़े की तरह हो, पूरी बॉडी कितनी हाई फाई रही होगी, ही मैन सुपरमैन की तरह चलता रहा होगा, अगल बगल जैसे वाइब्रेशन होने लगते होंगे, है कि नहीं। जैसे कोई ट्रक बस गुजरने पर पुल वाइब्रेट कर जाता है, वैसे उनके चलने पर भी इस तरह से धरती कांप जाती रही है ना। अंदाजा क्यों लगाना। चलिए, कूलाम्ब जी का जो लॉ है बिल्कुल और बिल्कुल ठीक ठीक एनालॉगस है न्यूटन्स लॉ। एनालॉगस माने उसी के जो समरूप है, उसी की तरह देखने में लुक एकदम अपीयरेंस वही आता है, फीलिंग। तो लीजिए, ये पुरानी बातें न्यूटन जी की, पुरानी बातें जो बड़ी बड़ी बातें ग्रेविटेशन के बारे में कहते हैं, याद है आप लोगों को? याद है न्यूटन जी की बातें? कोई बताए। न्यूटन जी देखिए भाई, शुरुआत में तो बहुत भौचक्का थे, बहुत परेशान थे, है ना। कुछ तमाम ऐसे अजीबोगरीब शक्तियों की चर्चा कर दिए थे शुरुआती दौर में।
ऐसे ही मई जून का महीना था, है ना, और मई जून महीने में लोग जैसे बगीचे में निकल जाते थे, ऐसे जड़ों पर अपना, उसके पेड़ के जड़ पर अपना बैठ जाते हैं, सुस्ताते रहते हैं, दोपहरिया अपना काटते रहते हैं, ताश पत्ती खेलते रहते हैं, है ना। तो ऐसे न्यूटन जी अकेले थे, अकेले ऐसे बगीचे में गए, ऐसे उस जड़ निकली थी, उसे बैठ गए। दशहरी आम पेड़ था, है ना। अब उसी जड़ पर बैठ गए और तब तक पता नहीं कहाँ से एक ऐसे कोपर गिरा, और जैसे ही एक आम गिरा तो न्यूटन जी उठे तो तुरंत ऐसे माटी झाड़ते उठे, लेकिन उसकी तरफ नहीं गए, आम की तरफ नहीं गए, सीधे बढ़ गए अपने लैब की तरफ, ध्यान दीजिए, और अपनी थीसिस लिखना शुरू की। और थीसिस लिखते समय ऐसा बोला जाता है उनके बाल एकदम खड़े खड़े हो गए, कान एकदम टाइट हो गया था, है ना। अच्छा, हम लोग होते तो आम गिरता तुरंत दौड़ पड़ते, तुरंत कहते हो ये तो दशहरी है, चलिए धो के उसका फ़ायदा उठा लिया जाए, है कि नहीं, तुरंत उसका लाभ उठा लेते। न्यूटन जी बड़े अजीब विचार वाले आदमी थे, लैब की तरफ बढ़े और अपनी थीसिस लिखना शुरू की। और शुरुआत में उन्होंने कहा अर्थ के अंदर हो न हो जरूर से ज़रूर कोई अजीबोगरीब शक्ति है जो हर चीज़ों को अपनी तरफ कमहियर किया करती है। समझ पा रहे हैं? अर्थ के अंदर ऐसी अजीब ताकत है, और उसी अजीब ताकत का नाम उन्होंने रखा था ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटेशनल पुल रखा, गुरुत्वाकर्षण बल देहाती। बाद में उनको परम ज्ञान हुआ, रात में जब नींद में आए फिर तब उनको फिर कुछ बातें ऐसे आई कि भाई देखिए, अर्थ और वो जो दशहरी आम था उसी बीच में नहीं, अच्छा दशहरी आम नहीं था, हम तो इजीली अवेलेबल चीज़ के नाम बताए हैं, वो सेब का पेड़ था, एप्पल का। किसका पेड़ था? एप्पल का पेड़ था, सेब का। सेब गिरा था न्यूटन जी के यहाँ। अच्छा, एक स्टूडेंट इस पर एक लाइन लिख के देता है, न्यूटन जी की थ्योरी से परेशान था, न्यूटन जी के फार्मूले से, है ना, उनके मैकेनिक्स सवाल नहीं तोड़ पाता था, तो उसने लिखा था फिजिक्स वुड बी मोर ईजियर, फिजिक्स बहुत आसान हो जाती इफ़ ट्री हैज़ फॉलन एट द हेड ऑफ न्यूटन इंस्टेड ऑफ एप्पल। अगर सेब गिरने के बजाय पूरा पेड़वा गिर गया होता न्यूटन के ऊपर तो फिजिक्स बहुत आसान होती, सारी समस्याओं जड़ मिट गई होती। चलिए, तो न्यूटन जी बातों को अपने तब इलेबरेट की, बढ़ाए, और उन्होंने कहा कि अर्थ और किसी बॉडी के बीच में नहीं, हमारे आप के बीच में, हमारे वॉल के बीच में, हमारे सीलिंग के बीच में, देख रहे नहीं, कोई दो बॉडी हो, इस यूनिवर्स में रहने वाली कोई दो बॉडी हो, दोनों के बीच में अट्रैक्शन लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों के मास कितने कितने केजी के हैं, कितने कितने खाए पिए हैं, दोनों के मास के प्रोडक्ट के भिड़ा दीजिए, ये मोनियम 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच की जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस गैपिंग, उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बातें उनको पता लग गई। ऐसे एक साइंटिस्ट थे जो स्वप्न में ऐसे कुछ चीज़ें सीख गए थे, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था, केकुले थे, केकुले नाम सुने हैं? बेंजीन रिंग में उसमें हाइड्रोजन कार्बन की सिचुएशन पोजिशन नहीं सेट कर पा रहे हैं, तो बाद में उनको स्वप्न में ऐसे चद्दर ओढ़ के जब सोए रात में, उनको सपना नजर आया कि करीब कोई सांप हमारे बिस्तर के नीचे सांप कुंडली मार के बैठा है ना, सांप कुंडली मार के बैठा है। तो उसी से उनको जानकारी हुई बेंजीन रिंग का ओपन चेन में नहीं, इसको क्लोज चेन में बनाना चाहिए। तब वो बना कर तब बार्लोड ने अपना अल्टरनेट सेट किया, तब सेट हो गया। ऐसे न्यूटन जी की भी जानकारी बाद में लगी, खुद से जानकारी हुई, कोई बताया नहीं। दो मास हैं, दो बॉडी हैं, इनके मास कितने हैं जी, मोनियम 2, इनके बीच की गैपिंग क्या है, आर है। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों मास के प्रोडक्ट। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आर के नहीं, पूरी बात बोला करिए, आर की स्क्वायर के। दोनों को मिला दिया जाए, एक ही ऐसे कटोरी लीजिए, वो जो चटनी पीसने वाली होती मिक्सर वाली, उसी में इसको भी डालिए, इसको भी डालिए, थोड़ा सा नमक, एक मिर्चा उर्चा डालिए, फिर मिक्सर चला दीजिए बंद करके, मिला दीजिए। और मिक्स करने का तरीका क्या है, बड़ा सा डिवीजन मार्क, ऊपर किसकी चेयर लगाएं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और नीचे किसी चटाई बैठा है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोले। और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये कैंची वाला सिंबल देखने से काफ़ी डर लगता है, बचपन से ही आदत हो गई ये पुलिया वाला निशान देखने की, इक्वलिटी साइन की। इक्वलिटी साइन लाते हैं तो ये आता है जी, कांस्टेंट आ जाता है, ये मोनियम 2/r का स्क्वायर।
दिस बी द न्यूटन्स लॉ। ये न्यूटन्स लॉ है, 16वीं शताब्दी वाले पुराने वाले साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, उनकी बातों कैसे लिख दिया। जी क्या है, अरे जी का मान पूछ रहे हैं आप। जी तो ऐसी चीज़ है, चाहे आप कुएं में बैठ के मेजर कर लीजिए, चाहे पहाड़ी चले जाइए, चाहे इंडिया में मेजर करिए, चाहे इंडोनेशिया में मेजर करिए, हर जगह फिक्स हो रहा है। अरे मून वगैरह, चंद्रमा पर, मंगल पर, हर जगह फिक्स होता है। अब कितना बताएं आप, है ना। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हर जगह एकदम फिक्स होना है। जब इतना दम देख करके जोर देकर बोला जा रहा है, एक बार याद करिए, जिंदगी भर के लिए निजात मिल जाए, हमेशा के लिए छुटकारा। जी का मान वही होता होगा 6.67 होता है, 6.67 होता होगा, इंटू 10 पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नाम बहुत बड़ा कमाया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी का नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा चलिए, पुरानी यादें थी। मॉडर्न एज में कूलाम जी कहे भाई देखिए, वो बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़ा बड़ा मास, छोटा छोटा मास जो नहीं चलेगा, हम थोड़ा छोटे वाले साइंटिस्ट हैं, है ना, हम ये वाला चार्ज लेंगे। कैसा चार्ज, एकदम सरसों के दाने के बराबर, एकदम बहुत बड़ा तो वही मटर के दाने के बराबर। कैसा चार्ज लिया यहाँ, 0.4। खास बात, कूलाम्स लॉ यहीं से लिमिटेशन शुरू हो गई, मैंने दोनों में अंतर भी समझ ली। ये किसी भी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है न्यूटन्स लॉ, ये पॉइंट चार्ज के लिए। चलिए बाकी सीन तो वही, एकदम सीन देखिए लगभग वही। यहाँ पे मास लिए थे, सेपरेशन आर, यहाँ पर दोनों चार्ज Q1 Q2, सेपरेशन आर, काफ़ी मैच कर रहा है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर फोर्स क्या होता है जी, कूलाम के लॉ में फोर्स, आप बताइए, न्यूटन जी का ये फुटप्रिंट का पीछा कर रहे थे। न्यूटन जी जैसे स्नान करके जा रहे हैं, तो जैसे पैर के ऐसे चिन्ह बन रहे हैं, कहाँ कहाँ चले हैं, उसी पर वही कदम रख रहे हैं, वही कदम रख के वो भी चल रहे हैं कूलाम जी। अब आप बताइए तो क्या लिख देंगे, हाँ M1 M2 नहीं, Q1 Q2 बोलिए। और बोलिए डिस्टेंस बारे में क्या ख्याल है, ओहो, काफ़ी चीज़ें एकदम मैच कर गई। और इन दोनों लॉ को कंबाइनली एक साथ बोलते हैं, जो डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका सब नेम है, एक छोटा वाला उपनाम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। नाम बड़ा हो गया, उपनाम कह रहे हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ नाम है। क्या नाम है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। देहाती में व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स करें, यूनिवर्स नहीं, ब्रह्मांड वाला नहीं, इनवर्स माने उल्टा वाला। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ को बोल सकते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ और किसको बोल सकते हैं, कूलाम्स लॉ को बोल सकते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ कोई अकेला एक लॉ नहीं है, ये जनरल लॉ है। कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ की श्रेणी में रखा जा सकता है। जैसे लैम्बर्ट का कोसाइन रूल है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। बायो-सेवर्ट का जो लॉ है, बायो-सेवर्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, μ0/4π I dl sin θ/r²। बाद में सीखा जाएगा। b 1/r², देख रहे प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये b का r² साथ इनवर्स रिलेशन। तो बायो-सेवर्ट लॉ को भी क्या बोल सकते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए फिर से कूलाम्स लॉ पर फिर चर्चा करते हैं। मिलाइए जरा दोनों को, मिलाने क्या तरीका, ऊपर किसकी चेयर लगाएं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, और नीचे बोरा या चटाई बैठाएं किसको, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है। ये नए ज़माने के यंग स्मार्ट साइंटिस्ट हैं, और हम लोगों के घर आएंगे तो इक्वलिटी साइन अगर लाना पड़े, थोड़ा सा डोनेशन देना पड़ता है, घुसखोरी करना पड़ता है। और यहाँ पर डोनेशन कैपिटल जी दिया गया था। यहाँ केवल हम लोग गुड़ पानी खिलाएंगे, इनको गुड़ पानी पिला देंगे, खुश हो जाएंगे। अच्छा, तब तक अंदर से आप लोग गुड़ पानी की व्यवस्था करिए, और यहाँ इनके बैठने के लिए चारपाई लाइए। क्या लाते हैं, चारपाई। 1/4π ε0 k, और इनटू बाकी बातें वही, दिस विद द कूलाम्स लॉ। ये कूलाम्स लॉ 1/4π ε0 k, इतना जरूर लिखिए, और अच्छी आदत डालिए, इसको हमेशा यही लिखिएगा। अच्छा, बुक वगैरह में इसको समेट करके एक स्मॉल के लिख देता है, फिर बाद में फिर रिवील करना पड़ता है, स्मॉल के क्या है, तो बताते अरे ये तो ये है। आप सही बातें, कंपटीशन विद्यार्थी हैं, सही बातें, पूरी बातें एक बार में ही सीखिए। फिर से ध्यान दीजिए, फोर्स का क्या फार्मूला आया, दो चार्ज के बीच में, 1/4π ε0 k Q1 Q2/r का स्क्वायर, 1/4π ε0 k Q1 Q2/r का स्क्वायर। अब इसमें नए जो चेहरे हैं उससे हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा मुलाकात किया जाएगा। पाई के बारे में हम लोग जानते हैं बचपन से,
3.14 है या 22/7। यही 2 नया चीज़ दिख रहा है। Q1 Q2 तो चार्ज है तो पता है, R तो सेपरेशन, ये भी जानते हैं। यही एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहते हैं परमिटिविटी। क्या नाम देते हैं? अब कहाँ की, जहाँ कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ, बोल के दिखाइए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या और के का नाम है, के है हाँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। धीरे धीरे सीखा जाएगा। कूलाम्स लॉ हम लोग सीखे भी थे, आज फिर से ताज़ा हो गया। कूलाम्स लॉ क्या बताता है? 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स बताता है। कूलाम्स लॉ, जब तक बोर्ड इरेज कर रहे हैं तब तक कुछ बातें सुन लीजिए इंपॉर्टेंट वाली। कूलाम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ में फ़र्क क्या है? अरे बहुत फ़र्क है। वो मास के लिए अप्लाई होता है, चार्ज के लिए अप्लाई होता है। वो किसी भी मास के लिए अप्लाई हो सकता है, ये पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई हो सकता है। न्यूटन्स लॉ में फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यहाँ इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों होने के यहाँ पर चांस है। इसमें केवल अट्रैक्टिव होता था न्यूटन्स लॉ में, याद रहेगा। सेम टाइप के चार्ज हैं तो रिपल्सिव, और अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा भाई? अट्रैक्टिव। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सन होगा। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये कूलाम के अकॉर्डिंग कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, चार्ज है ही नहीं। दोनों पर चार्ज होगा तभी फोर्स लगेगा। और फोर्स लगता है, और बारीक स्टडी करेंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में तो भाई न्यूटन्स लॉ तो लगेगा ही। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक तो न्यूक्लियर फोर्स लगता है ना। यहाँ पर कूलाम्स लॉ हम लोग सीख रहे हैं, उसकी चर्चा हो रही है। कूलाम्स लॉ लगेगा कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा कि नहीं न्यूट्रॉन प्रोटॉन? नहीं होगा। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा। एटम, कोई एटम हो, एक एटम हो और एक तो इलेक्ट्रॉन हो, लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। 2 एटम हो, एटम बीच में कूलाम जी का फोर्स लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में नहीं लगना है। मॉलिक्यूल न्यूट्रॉन के बीच में नहीं, मॉलिक्यूल प्रोटॉन के बीच में नहीं, मॉलिक्यूल, समझ गए कि नहीं? यानी दोनों पर चार्ज होना जरूरी है। चलिए कूलाम्स लॉ लिखते हैं, लिख लीजिए। फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 कैसे चार्जेज, एनी चार्जेज की पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज, 2 पॉइंट चार्जेज is directly proportional to product of their magnitudes। उनके चार्ज के जो मैग्नीट्यूड हैं, कितने कितने कूलाम के हैं, उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड inversely proportional to PROPOR, proportional to square of सेपरेशन कहिए चाहे डिस्टेंस कहिए, और नमन भाई गैपिंग कह दी, सेपरेशन बिटवीन देम। यही छोटी सी बात है। पिक्चुअली फिगर बना के समझा जाए, ये Q1 है, ये Q2, दोनों बीच के सेपरेशन R है, तो फोर्स क्या लिख दें जी? Q1 इंटू या प्रोपोर्शनल 1/R, दोनों को मिला दीजिए। ऑन कंबाइनिंग या ऑन इंटरमिक्सिंग वी गेट या वी है। मिक्स करने का तरीका प्रोपोर्शनल साइन एक बार दीजिए। अच्छा, साइन वही रहता है, बस लिखने की स्टाइल बदल जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर लिखते हैं, और इन्वर्सली के लिए 1/, करके नीचे लिख देते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले को ऊपर बैठाइए, Q1 Q2, और इन्वर्सली वाले के नीचे। या कांस्टेंट यहाँ पर लाते हैं हम लोग,
एफ इक्वलिटी साइन लाया जाए कितना भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और दोनों चार्ज Q1 Q2 बाई सेपरेशन का स्क्वायर। ये कैपिटल के है, कैपिटल के याद रखिएगा। कुछ खास बातें, वेयर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं जी? चलिए इतना लिख लीजिए, यही है मेन, ये कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर। नोट में कुछ अच्छी बातों को कैद करा दे रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा पूरा कांस्टेंट है। इसमें से के अलावा जो बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू अच्छे बच्चे याद रखते हैं, तो आप भी उनकी श्रेणी में हैं, आपको भी याद हो जाएगा तुरंत का तुरंत। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹9। यूनिट आप हमसे पूछिए, अभी आप नहीं बता पाएंगे। एक के की यूनिट नहीं होती है, पहले बता दे रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी यूनिट नहीं होती। इतने पूरे चीज़ की यूनिट चाहिए तो पहले ट्रांसफर कर लिए, फार्मूला सेट करी, F(r²) लिख दे और Q1 Q2 है इस तरफ आ जाए, नीचे हो जाएगा। तो F(r²) फोर्स है न्यूटन और r² माने मीटर का स्क्वायर, और चार्ज Q1 Q2 दो बार है, इसका मतलब कूलाम और कूलाम के स्क्वायर लिख दे रहे हैं, Nm² पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ये तो हो गई वैल्यू। क्या कह के कॉल करें, क्या कह के बुलाया जाए? इसका नाम है, नहीं इसको कुछ नहीं कह सकते, इसका नाम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन दूसरा पॉइंट, केवल अगर एप्सिलॉन नॉट यहाँ से पूछा जाए तो इसको पलट दीजिए आप, इसको भी पलटिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब केवल एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे 4 पाई से डिवीजन भी लग जाएगा। अब पूरा मेहनत से सॉल्व करेंगे आप तो यह आ जाता है 8.85। अब पावर जरा याद रखिएगा, × 10⁻⁻, अब पलटे हैं तो यूनिट भी पलटना मत भूलिए, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन और मीटर स्क्वायर दोनों डिवीजन मार के नीचे। रात के अंधेरे में कोई पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, आप कैसे बोलेंगे यूनिट के साथ में? 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दो बार पर कहना होगा, है ना? लिख के दिखाना होता है, ऐसे ही लिख दीजिए, बोलने का काम नहीं है तब, लेकिन बोलना रहेगा, जो डिवीजन मार्क नीचे रहता है बार बार पर बोला जाता है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर बोले। क्या नाम लें? नाम क्या लिया जाए? हाँ, इसका नाम ले सकते हैं, परमिटिविटी है, परमिटिविटी। ये परमिट लाइसेंस जारी करता है, परमिटिविटी, ये लाइसेंस जारी करने वाला टर्म है, ये परमिट करता है, लागू करता है। कहाँ की? फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही। तीसरा पॉइंट है के के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। के क्या है? कैपिटल के बोलते हैं भैया, देखिए परमिटिविटी का ही रेशियो है, लेकिन कैसी परमिटिविटी? मीडियम की परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी का रेशियो। के बारे में काफ़ी चीज़ हम लोग जान गए। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों क्या है? परमिटिविटी। लेकिन जहाँ नाट नहीं लगा है, सादा सादा लिखा गया है, इसको कहाँ परमिटिविटी बोलते हैं? मीडियम की। और जो नाट लगा है उसको कहाँ बोलते हैं? फ्री स्पेस। और इसी रेशियो को कभी कभार ऐसे समेट के लिख देते हैं, ये ऐसे एप्सिलॉन और नीचे केवल और केवल आर। जान लीजिए नाम क्या लिया जाए? नाम लिख देंगे भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? या एक नाम और, जो रेशियो लेकर के एप्सिलॉन आर लिखा है, इसको बोल देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक नाम और सीखने को मिला, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या और क्या नाम है जी? रिलेटिव परमिटिविटी किसका? ऑफ द
मीडियम जो वाटर है, वुड है, पेपर है, वैक्स है, जो भी मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेटिव ऑफ द मीडियम लास्ट में लगाए, दोनों में काम करेगी, इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। यूनिट क्या होना है, इसकी यूनिट होती है कुछ नहीं, लाइन ड्रॉप करके इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये ऐसे क्लोज करें। ये इसका नाम क्या है जी, फिर से बोलिए। हाँ, क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं आप? साइलेंट नॉट कहते हैं। ये यहीं चाहें तो लिख लीजिएगा, यहीं रेड एज। क्या मुंह से आवाज निकालते हैं, क्या बोलते हैं आप? साइलेंट। और नाट की स्पेलिंग तो बहुत कम लोग जानते हैं। नाट माने होता है गांठ, नाट माने गांठ, जो बबल बना दी, बुलबुला लगा दी। चलिए, काफी कुछ हम लोग जान गए। चौथे पॉइंट में लिख लेते हैं एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल। चौथे पॉइंट, नोट की बातें बहुत कीमती हैं, जान लीजिए। आई नोट का फोर्थ पॉइंट ढेर सारा एग्जाम्पल क्लियर करेगा। और वही के से रिलेटेड है। पहला, फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम। वैक्यूम के लिए क्या होगा? 1, क्योंकि मीडियम की परमिटिविटी, जो के लिखने की स्टाइल क्या थी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखा जाता था। तो मीडियम के लिए परमिटिविटी और फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए परमिटिविटी। आज मीडियम सब गायब है, वहाँ भी वैक्यूम प्रेजेंट हो गया। तो जब वैक्यूम ही हो गया तो नोटेशन लगाने में काहे कंजूसी करेंगे, ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट करिए। एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट मीनिंग 1, बोलिए। तो वैक्यूम के लिए 1 होता है। एयर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा, फॉर एयर। एयर के लिए कोई बता दे, किसी को याद है? 1.00054, 1.00003 कहेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और 1.00054 कहेंगे तो ये के की वैल्यू होती है। देख रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू। या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना है, लगभग में चलेगा। हम लोग थोड़ा कामचोर प्रवृत्ति के आदमी हैं, जल्दी से कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहेंगे। तो के की वैल्यू 1.3 बार 0 तब 54। 1 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, लेकिन कितना? जस्ट लाइक नमक इन द दाल, बहुत थोड़ा सी दम, हल्का से ज़्यादा है। चलिए, इसलिए 1 लगभग में लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1। आप बताइए, अब जैसे कहीं पर ऑप्शन क्लिक करना रहेगा तो के की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए कि एयर के लिए? वैक्यूम के लिए। अगर वैक्यूम ऑप्शन है फ्री स्पेस, उसी पर 1 क्लिक करिएगा। एयर के लिए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 है, सही है। तीसरा, फॉर वाटर। वाटर के लिए कभी 78 ले लेते हैं, और कभी रूट से छुटकारा दिलाने के लिए कभी ऐसा मैटर आ जाता है 81 ले लेते हैं, 81। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग में हम बता दे रहे हैं। अगर बुक में जो दिया जाए तो वही रखें, ना दिया जाए तो 80 रखिए। क्या रखेंगे आप? के की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 80। यूनिट वगैरह नहीं होता तो इसलिए डिजिट लिख के खाली हो गया। अच्छा, के करता क्या है? जरा फार्मूले फिर से एक बार देखा जाए। के करेगा क्या? के की वैल्यू अगर हायर होगी तो क्या करेगा? फोर्स को रिड्यूस करेगा कि इंक्रीज करेगा?
रेड्यूस माने कम करना, फोर्स को डिक्रीज कराएगा कि इंक्रीज कराएगा, डिक्रीज कराएगा। जब के वैल्यू हायर होगी फोर्स को कम कराएगा। तो जैसे जैसे मीडियम आता जाता है वैसे के की वैल्यू हायर होती है, और हायर होती है तो फोर्स की वैल्यू कम कराता है। और वहीं पर अगर कंडक्टिंग मीडियम कोई रख दिया जाए, कंडक्टिंग मीडियम, तो फोर्स एकदम ही गायब। ध्यान दीजिए, कंडक्टर के लिए क्या होता है बताइए? फॉर मेटल्स, मेटल कहिए चाहे जितने भी मेटल हैं सब कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकती है। फॉर मेटल या कंडक्टर, इसके लिए के क्या होता है पूछिए मत। कितना? अगर मेटल के लिए के इनफाइनाइट हो गया तो फोर्स कितना लगेगा जी? 0, है ना। 2-4 पार्टिकल को किसी वायर से जोड़ दें तो शार्ट कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। जब न्यूट्रलाइज हो गए तो फोर्स 0, है ना। यही है के वाला फैक्टर। वाटर के लिए के की वैल्यू 80 होती है, 80 है। यानी एयर में जितना फोर्स लगेगा अगर उन्हीं को वाटर में डुबो दिया जाए तो फोर्स 1/80 हो जाएगा। एयर में अगर 80 न्यूटन लग रहा है, उन्हीं दोनों चार्ज को उतने ही गैपिंग, डिस्टेंस कम ज़्यादा मत करिए, उतने ही डिस्टेंस रहे और ले आइए इसे वाटर में से टब में डुबो दीजिए, तब फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन। 80 से डिवीजन हो जाएगा। के है ना 80 और के देख रहे नीचे आ रहा है। एयर में 160, 80 गुना 160 न्यूटन लग रहा है फोर्स, और उन्हीं दोनों चार्ज को वाटर डूबा जाता कै न्यूटन का? 2 न्यूटन का। बोलिए, एयर में 800 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 800 न्यूटन, तो वाटर में डूबा जाए तब कितना लगेगा? 80 से 10 न्यूटन लगेगा, है कि नहीं? नुकसान हो जाता है, समझ पाए? हाँ। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगा आप बताइए, अंदाजा लगाइए। कहाँ लगेगा? एयर में या वैक्यूम में, यानी जहाँ कुछ ना हो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। मीडियम आने पर उनके बीच का फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि के फार्मूला नीचे आ रहा है, नुकसान करता है। चलिए, इन चारों एग्जाम्पल से क्या आपके समझ में आया? इन जनरल क्या कुछ बातें समझ में आ रही हैं? के की वैल्यू कम से कम कितनी है? 1 है, 1 से स्मॉलर नहीं होती, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछिए मत। तो के की जो वैल्यू है लोएस्ट में 1, कम से कम 1, और 1 मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है तो इसको अगर ब्रैकेट नोटेशन दिखाना चाहें तो 1 ऐसे लिखेंगे, 1 की तरफ ऐसे टाइट करके लगाएंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। और जो वैल्यू नहीं मिलती है उसको हमेशा ओपन इंटरवल में, खुले अंतराल में रखते हैं, उसका नोटेशन ये छोटा वाला है। ऐसे आप सही से लिखिएगा, जो वैल्यू मिल जाए उसकी तरफ 1, या इंटरवल में लिखना है ऐसे लिख दीजिए कि इन्फिनिटी से छोटा है लेकिन 1 से ग्रेटर है। और 1 मिलता है कि नहीं मिलता? तो मिलता थे इधर इक्वलिटी साइन लगा दीजिए। अगर आपको ये वाला अच्छा लगता है यही लिख लीजिए, हमको तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, दोनों लिख लीजिए आप लोग, क्या दिक्कत है? इंटरवल में दिखाना ये 1 की तरफ इक्वलिटी लगाई, इन्फिनिटी की तरफ मत लगाइए, या ब्रैकेट लिखना तो इस काम। कुछ लोग सोचते हैं लगता है सर जल्दबाजी में थे, इधर ऐसे लिखे, इधर वाला जल्दी से खींच दिए हैं। जानबूझ करके एकदम भाई समय है हमारे पास, पर्याप्त फुर्सत में है, देख ताकि सही सही लिखें। जो वैल्यू मिलती है उसी की तरफ क्लोज इंटरवल, कैपिटल वाला ब्रैकेट, नहीं मिलता तो उसकी तरफ ओपन। और इन्फिनिटी कोई मिलने वाली चीज़ है नहीं, इन्फिनिटी कभी नहीं मिलता। इन्फिनिटी इज जस्ट लाइक ओशियन, समुद्र की नहीं, समुद्र की तरह नहीं है ये, महासागर की तरह, सागर की तरह नहीं, महासागर, कभी नहीं। समुद्र में कई बाल्टी पानी है ना, आपको बता दीजिए हमें आप, है ना, कितना पानी है समुद्र में? और समुद्र में 1-2 बाल्टी पानी डाल ही दिया जाए तो क्या होगा? सुनामी लहर उठ जाएगी तुरंत ना। 1-8 बाल्टी पानी निकाल लिया जाए तब क्या होगा? ज्वार भाटा उसका आना बंद हो जाएगा ना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। महासागर की तरह गर्मी में समुद्र सूख जाता होगा, एकदम बालू बालू पूरा रेत दिखता होगा? बिल्कुल नहीं। बंबई जाके देखिए कभी, नोट हो गया पूरा? अब 1-2 हल्के फुल्के क्वेश्चन हो जाए, फिर बातों को बढ़ाते आगे।
फाइंड आउट, छोटे मोटे क्वेश्चन, फाइंड आउट फोर्स, शुरुआत छोटे सवाल से, एक्टिंग बिटवीन 2 point charges, 2 point charges having magnitude 40 microcoulomb, 40 microcoulomb and 5 small m और कैपिटल C मिलीकूलम, स्मॉल m को मिली बोलते हैं, 5 मिलीकूलम आर separated in वाटर। वाटर कहने के बाद ऐसे जिम्मेदारी स्केलिंग भी दिया जा रहा है, जबकि याद है आपको वाटर के लिए कितना, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 4/3, पढ़ के खाली हुए याद रखिएगा। इन वाटर एट 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, फुल स्टॉप। पता लगाइए, फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस। हाँ, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड लिखे तो हैं, क्या कमी, हम तो 2 बार लिख दिए हैं। कमी किस बात भाई, 2 बार लिखिए। अच्छा चलिए ठीक। डिस्टेंस क्या दी, एट 3 मीटर अपार्ट का है ना, तो वही डिस्टेंस आर। चलिए, एक क्या क्या दिया गया है, ये तो कई बार जैसे वही चीज़ हमसे कई बार मुंह से निकली। ये तो वही हाल हो गया जैसे हम बहुत खुशनुत कह रहे हैं कि आप हमारे घर पुनः दोबारा एक बार फिर पधारिए, है कि नहीं। एक बात कई बार कहा गया। गिवन, बोलिए पहला चार्ज कितना है जी, 40 माइक्रो का मतलब समझते होंगे, माइक्रो बोले तो 10⁻⁻6 कूलाम, ये चार्ज यूनिट कूलाम होता है। सेकंड चार्ज है 5 मिली कूलाम का, मिली बोले तो 10⁻³ होता है, 10⁻³ और कूलाम लिख दिया। बीच अच्छा, डिस्टेंस कितना है, के की वैल्यू 80 है, यूनिट नहीं होता है। क्या पूछा जा रहा है, या लगा दीजिए फर्क। सिंस आज ही कूलाम स्लॉ सीखा गया ताजा ताजा, 1/4 लिखेंगे पूरा जिम्मेदारी से, 4πε0 दोनों चार्ज बाई सेपरेशन का स्क्वायर रखिए वैल्यू। ए 1/4πε0 इतने की वैल्यू बोली, बाकी के की वैल्यू हम रखेंगे। 9 × 10⁻9 रख दें। चलिए, नीचे के है और के 80 है, कितना है जी, कोई बात नहीं, आने दीजिए, आने दीजिए, अभी आने दीजिए, अभी हम मिला रहे हैं, तब मिलाया जाएगा। बोलिए चार्ज कितना, 40 × 10 पावर। बोलिए सेकंड चार्ज 5 × 10 पावर। चलिए लिख दिया। और सेपरेशन की स्क्वायर अगर आप लोग कहें तो थोड़ा ऐसे 9 लिख दें चलेगा। अरे यार की स्क्वायर है, कहाँ बोल रहे हैं, निपटा दें। और देखिए पावर तो अरे छोड़िए, 10⁻⁻9 जाने दीजिए। ए ऊपर कितना आया, ये 40 से कैंसिल करें 2 आ जाएगा। कितना हल्का, ऐसा समझे नहीं थे कितना हल्का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाए।
मात्र 2.5 न्यूटन लग रहा है, 2.5 न्यूटन। समझ गए, नोट भी कर लिए। ये हल्के एकदम फुटकरिया सवाल है शुरुआती दौर में, जिससे हम लोगों को अंदर से खुशी मिले। धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है और हर सवाल समझ लेना। अचानक से खुद टफ क्वेश्चन एक लगा कर कुछ ना घो नहीं बनाना है। जैसे टफ क्वेश्चन भी उसी तरीके से बाएं हाथ से ऐसे सॉल्व करते निकल जाइए आप, टफ बिल्कुल पता ही नहीं लगे कि टफ क्या था। इसलिए धीरे धीरे लेवल को एलिवेट कर रहे हैं। जैसे सीढ़ियों पर चढ़ने में जल्दी थकान आ जाती है ना, और जो नॉर्मल एक स्लोपर सरफेस होता है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में देखे होंगे, काट उठ ले जाने के लिए स्लोपर सरफेस बना होता है, उस पर चढ़ने में थकान नहीं आती, नॉर्मल आप वॉक करते निकल जाते हैं। और सीढ़ियों पर जब स्टेप वाइज चढ़ना होता है तो उसमें दिक्कत होता है, थकान जल्दी महसूस होती है। ये स्लोपर सरफेस प्रोवाइड करें, एकदम बॉटम से धीरे 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 टॉप की तरफ, स्टेप नहीं अचानक लेवल चेंज करना, आराम आराम से लेवल को उठा लें। सेकेंड क्वेश्चन, अब तो इस टाइप लगा ही ले, एक बैक गियर लगा दें। फोर्स हम बताएं, आप बताइए मीडियम के कितना था। फोर्स बताएंगे हम, आप बताइए दोनों चार की सेपरेशन कितनी थी, है कि नहीं। फोर्स हमसे पूछ लीजिए, बाकी 100 चीज़ आप बताइएगा। If force acting between two point charges having magnitudes heavy magnitudes 8 millicoulomb and 40 microcoulomb separated by 3 meter in a liquid B20 न्यूटन। क्या न्यूटन? 20। देखिए कितना लेट बताएं, शुरुआत में कहें कि फोर्स एक्टिविटी, लेकिन होते जाते पूरी कहानी सुनाने के बाद तब बता रहे हैं 20 न्यूटन है। 2.4 है, वैल्यू ये दिया है Q1 Q2। बीच की गैपिंग कितनी है? 3 मीटर है, और उनके बीच में लग कितना रहा? फोर्स 20 न्यूटन। क्या पूछा जाएगा आप गेस करिए, क्या पूछा जाएगा? फुल स्टॉप। पता लगाइए, फाइंड आउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करिए। ठीक, ऑप्शन दे दें? लीजिए, वाटर कहीं तो नहीं है? पता नहीं भाई। कहीं हवा तो नहीं है? खाली बहकाया जा रहा है, एकदम हवा हवाई है। ठीक ठीक ठीक, लीजिए हम भी लगा दे रहे हैं। एक क्या दिया गया? चार्ज है 8 मिली कूलम। मिली बोले तो 10 टू द पावर -3 कूलम। सेकेंड चार्ज है आपके लिए 40 माइक्रो कूलम। माइक्रो की मीनिंग जानते हैं हम लोग, 10 पावर -6 लगाना है। अच्छा, नैनो कहा जाता तब क्या लगाते? अरे नैनो तो कोई भूलता ही नहीं, नैनो 9 ना। बोलिए आर क्या है जी? और फोर्स कितना लग रहा है? ओह, तो के आपसे पूछा गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता करो या रिलेटिव परमिटिविटी।
चलिए तो बताइए फोर्स का फार्मूला 1 बाई दोनों चार्ज और बाई उनके बीच की गैपिंग का स्क्वायर। तो ये 20 दिया है, जो वैल्यू दिया जाए रखते जाए, 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया। कितने की वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और नीचे के था आज भी रहेगा, इंटू दोनों चार्ज कितना है जी? 8 है, 8 इंटू 10 पावर -3 और इंटू 40 इंटू 10 पावर -9 बाई सेपरेशन के स्क्वायर 9। क्या कैंसिल? पावर पूरा कैंसिल, यहाँ -6 है, पावर पूरा कैंसिल कि नहीं? 10 पावर 9 से 10 पावर -9 और 9 से 9 भी कैंसिल। क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20k इक्वल टू इधर 8 चौक 32 320। बोलिए अब k चाहिए तो 2 से डिवीजन लीजिए, और 2 से डिवीजन लेंगे तो 60। यूनिट वगैरह होता नहीं, काम बन गया हल्के में। ये तो पूरा स्टेप लिख के दिखा दे रहे हैं, बाकी आप केवल यही लाइन लिख के फटाफट वैल्यू रख देंगे, है कि नहीं? ये तो हम आइडियल सोल्यूशन पेश करें, जैसे घर पे जाए तो कापी देखें तो आपको समझ में आ जाए कैसे हुआ है। अब इस टाइप के हल्के फुल्के क्वेश्चन हो गए, थोड़ा नए लेवल का प्रॉब्लम, नई हेडिंग सीखा जाए। अच्छा ये बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनके बीच कौन कौन सा फोर्स लग रहा है आपकी जानकारी के हिसाब से? कूलाम वाला फोर्स तो लग ही रहा है, इलेक्ट्रिक वाला। ग्रेविटेशनल लगेगा कि नहीं? लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी तो होता है। इलेक्ट्रॉन का मास पता है आप लोगों को क्या होता है? 9.1 इंटू 10 पावर -31 की, वही हाल इसका भी। चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, वही चार्ज इस पर भी है कि नहीं? कूलाम जी को याद करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, माने दोनों चार्ज ये इंटू फिर यही बाई सेपरेशन के स्क्वायर। और न्यूटन जी फोर्स लिखेंगे तो Gm1 M2 बाई R स्क्वायर। और दोनों का रेशियो लिया जाए, कंपटीशन करवाया जाए, बताइए कौन ज़्यादा पावरफुल, न्यूटन जी कि कूलाम जी? तो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, इसका रेशियो आता है नियरली 10 टू द पावर -41, 10 टू द पावर नहीं, प्लस में आता है जी, प्लस में 41। इलेक्ट्रिक वाला ऊपर है ना, इलेक्ट्रिक वाला हायर होता है। या उल्टा पूछा जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो Fg इज टू Fe, ये कितना आता है? 1:10 पावर 41 ना, या 10 पावर -41 बोल देंगे। कौन ज़्यादा तक पावरफुल होता है? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल बाई ग्रेविटेशनल है तो 10 पावर 41, और ग्रेविटेशनल बाई इलेक्ट्रिकल है तो 10 पावर -41। याद रहेगा? अब वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच वही सेपरेशन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या हाल होगा? Fe बाई Fg कितना होगा? Fe बाई Fg कितना होगा? कुछ अंदाज़ा लगाइए। 10 पावर 41 ही होगा, कुछ और कम कि ज़्यादा? क्यों कम? क्यों कम? क्योंकि मास बढ़ गया। मास बढ़ गया तो न्यूटन वाला फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये होता है नियरली 39। इलेक्ट्रॉन बीच में 41, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का रेशियो 39, 10 पावर 39। और एक प्रोटॉन हो अगला भी प्रोटॉन हो तब Fg की वैल्यू थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाले में तो चार्ज ही कम है और चार्ज सेम होता है, वही रहेगा। लेकिन न्यूटन जी के कारण में थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फोर्स में इजाफा हो रहा है, हल्की सी बढ़ोतरी हो रही है। तो क्या Fe बाई Fg क्या लिखेंगे? ये नियरली होता है 10 पावर 36। याद रहेगा? इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल का रेशियो दोनों हल्का हल्का, एकदम हल्का हल्का, एकदम पतेला की तरह है।
बहुत ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक तब तो उसके लिए एकदम बिल्कुल बहुत पावरफुल है। 10 पावर नियरली 41। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 10 पावर 39, और दोनों प्रोटॉन है तो नियरली 10 पावर 36। याद रहेगा। जैसे प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक का रेशियो क्या होगा, तो आप करेंगे 10 पावर -36, है कि नहीं। उल्टा पूछा जाएगा तो पावर निगेटिव कर दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, ये जानने वाली बातें थी। अगर इस तरह का ऑप्शन आता है फट से आप मैच करा लेंगे। एक कॉमन सेंस वाला सवाल, चलिए थोड़ा सा पहले सीखते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, लीजिए थोड़ा सा फुट करिए, चीज सीख लिया जाए। चार्ज की यूनिट, चार्ज की यूनिट देखिए भाई, एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में कूलाम होता है। एसआई सिस्टम में क्या है, कैपिटल से एसआई यूनिट क्या है चार्ज की, कूलाम। लेकिन सीजीएस यूनिट इसकी दो सीजीएस यूनिट इसकी दो है। अजीब बात, सिस्टम एक ही लेकिन यूनिट दो। सीजीएस यूनिट इसकी दो है, एक को कहते हैं ईएसयू और एक कहते हैं ईएमयू। ईएसयू पूरा नाम सुन लीजिए भी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रो, और ईएमयू पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो एम से मैग्नेटिक यूनिट, याद रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब तो आप समझ ही गए हो, इतने जानकार तो हैं ही। बोलिए सीजीएस यूनिट जो ईएसयू है कहाँ एप्लीकेबल होगा, यही जो पढ़ रहे जो लेसन है हम लोगों का, कूलाम्स लॉ, गाउस थ्योरम और कैपेसिटर में लगेगा। अरे सीधे सीधे कहिए इलेक्ट्रोस्टैट जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक ईएसयू का इस्तेमाल होगा, अगर सीजीएस की जरूरत पड़ती है तो। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो सीजीएस यूनिट कौन सप्लाई, ईएसयू, और चार्ज जब मोशन में आ जाए तो ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ गए। ये कब के लिए है, रेस्ट के लिए, माने किस ब्रांच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांच में अप्लाई होगा। ये वाला करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें बायोसेवर्ट वगैरह ला आ जाता है, जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने के लिए मिलता है। ये चार्ज मोशन रहेगा तो ईएमयू, समझ रहे नहीं। अच्छा, ईएसयू का और कोई नाम, ईएसयू एक नाम और है, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्या नाम था। उस शुरुआती दौर में चार्ज के बारे में कुछ बताए थे, कंघी उंघी कर रहे थे, कागज़ के टुकड़ों को उठा के दिखाए थे। कंघी करने के बाद ऐसे अलमारी में रख देते थे, कंघी तो उसमें धूल मिट्टी चिपक जाती थी, कंघी गंदी हो जाती थी, है ना। वो हल्का फुल्का प्रयोग किए थे। तो उनके मेमोरी में, उनके यादगार में इसका यूनिट, इसका एक नाम और रखा गया, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, देखें फ्रैंकलिन। इसका एक नाम और है, स्टैट कूलाम। क्या नाम है, स्टैट कूलाम। ईएसयू, फ्रैंकलिन या स्टैट कूलाम। इसका एक नाम और है, एब्सोल्यूट कूलाम। एब्सोल्यूट कूलाम। इसका एक नाम और है, बायोट सेकेंड। जो बायोसेवर्ट साइंटिस्ट थे, मैग्नेटिक फील्ड में काम किए थे, तो केवल बायोट नहीं, बायोट सेकेंड। केवल बायोट करंट की यूनिट होती है ना। लीजिए फुल नेम लिख लीजिए। ईएसयू पूरा नाम क्या है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कब अप्लाई होगा, एप्लीकेबल व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। जब एक जगह बैठे हों, शांतमा, चल फिर न रहे हो, तब एप्लीकेबल है।
used when charges at rest। और EMU पूरा नाम क्या है जी? हाँ, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ये कब के लिए? फॉर चार्जेस इन मोशन में होंगे तब लगेगा। और एक खास बात, ESU बहुत छोटी वैल्यू है और EMU बहुत बड़ी वैल्यू। CGS में दो नाम तो अलग हुए तो चलिए ठीक है यहाँ तक, है ना, लेकिन दोनों को वैल्यू भी अलग है, ये बात नहीं हजम हो रही। और यही नहीं, एक वैल्यू SI यूनिट से छोटी है और एक वैल्यू SI से भी बड़ी है, यही बातें बिल्कुल नहीं हजम हो रही। अब तक जितने भी SI वैल्यू होते थे CGS वाले से हमेशा बड़े, लेकिन इसमें SI वाला भी छोटे पड़ जाता है, कूलाम भी छोटा है। ESU किससे छोटा है? कूलाम से। और EMU कूलाम से भी बड़ा है। तो बताइए दोनों में कौन छोटा बड़ा? दोनों में कौन छोटा बड़ा? EMU बड़ा। अरे EMU कूलामों से बड़ा है, बहुत बड़ा हो गया कि नहीं? और ESU कूलाम से छोटा है तो बहुत छोटा हो गया। कूलाम एक तो रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर EMU और इसके नीचे ESU और इसमें तो जमीन आसमान फर्क हो गया, काफ़ी गैपिंग है। कौन छोटी यूनिट है? ESU। कौन बड़ी यूनिट है? अब मज़ेदार चीज़ यही है कि दोनों की वैल्यू याद रखना। ये तो नाम हो गए, नाम में क्या रखा है, अमरू, बबलू, गुड्डू, कुछ भी रख दिया जाए, वैल्यू याद रखिए तब जानिए। चलिए, 1 कूलाम में कितना ESU? 3 × 10⁹ ESU, याद रखिए। लेकिन अफसोस है ये CGS यूनिट जो EMU है ना, कूलाम को भी लांघ गया है। 1 कूलाम में कई EMU, अरे देख रहे हैं। अच्छा, इससे आप पता नहीं अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है। जो चीज़ें कम मात्रा में हो वो बड़ी होती है। जैसे 1 मीटर इक्वल टू कई सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर एक कई कह रहे हैं। मीटर बड़ा, सेंटीमीटर बड़ा, मीटर। अब मीटर ये नहीं कि 1 मीटर बड़ा 100 सेंटीमीटर बड़ा, तब तो बराबर हो गए, तब तो बार बार बराबर हो गए। जैसे कहा जाए मीटर बड़ा कि सेंटीमीटर बड़ा, इसका मतलब कई मीटर, 1 मीटर, कई सेंटीमीटर, एक हमेशा फाइट 1-1 कराया जाता है कंपेरिजन। ये नहीं पूछेगा कोई 1 मीटर बड़ा 100 सेंटीमीटर, कोई पूछेगा तो आप जैसे मुस्कुरा रहे हैं वैसे मुस्कुरा दीजिए, है कि नहीं? समझ जाएगा कि भाई ये समझदार। 1 मीटर बड़ा कि 1 सेंटीमीटर बड़ा? मीटर तो इतना बड़ा और सेंटीमीटर तो इतना बड़ा, कौन बड़ा है? लिख के जरा देखिए, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जो ज़्यादा मात्रा में निकल रही होती है चीज़ें वो छोटी होती है ना। तो बोलिए यहाँ से कूलाम बड़ा कि ESU बड़ा? कूलाम, एक का कूलाम इतना ESU निकल रहा है। कूलाम बड़ा कि EMU बड़ा? EMU बड़ा, क्योंकि 1 EMU लिखा जाए इधर 10 कूलाम हो, है कि नहीं? एक EMU में कई कूलाम, ये इसी को और लिख सकते हैं आप, 1 EMU चाहें तो आप 10 कूलाम लिख सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। इसी का प्रतिफल है, इसी का नतीजा। EMU और ESU में रिलेशन, दोनों कैसी यूनिट है चार्ज की? दोनों एक का सिस्टम है, CGS में ही है। अच्छा, ठंड बढ़ रही है क्या? इससे आप लोगों को लग रहा है ठंड लग रहा है ना? AC लगने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है।
लीजिए, ए भाई रेशियो निकाल करके रिलेशन तैयार कर रहे हैं। 1 EMU बाई 1 ESU, 1 EMU बाई 1 ESU, 1 अब कूलाम में ही बदलिए, दोनों बारी बारी कूलाम। 1 EMU में कितना कूलाम? अरे 10 कूलाम होता है, और लेकिन 1 ESU में यहाँ से निकालना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 1 ESU में 1 बाई 3 इंटू 10 पावर 9, 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 9 और कूलाम चलेगा। ये यूनिट मत रखिए कैलकुलेशन में, खाली न्यूमेरिक वैल्यू रखा करिए। और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगी? 3 इंटू 10 पावर, ये 10 है और 10 पावर 9 है, 10 पावर 10 करते कोई दिक्कत है क्या? है? और इसको नए स्टाइल में लिखने चल रहे हैं, कोई मना नहीं करेगा हमें। इसको कह दे रहे हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट। है कि नहीं स्पीड ऑफ लाइट? यस या नो? हाँ, CGS सिस्टम 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है MKS सिस्टम में, और CGS की रेशियो ले रहा है तो CGS में ही स्पीड ऑफ लाइट आ गई। यही है स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ इन CGS। EMU और ESU का रेशियो क्या आता है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है, बशर्ते सिस्टम वही CGS वाला ही होना चाहिए। नोट करिए, काफी लिख लीजिए। चलिए एक ठो हल्का सा 1 रुपये वाला क्वेश्चन हो जाए, मजेदार सवाल। वैल्यू ऑफ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन CGS यूनिट होगा, विल बी। ऑप्शन दें, बताएंगे आप लोग? हम बताएं? हम बताएं? दूसरा भी इसमें मान लीजिए न्यूटन होता है, डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन, मन में सोच रहे हैं आप लोग, सुनिएगा मत। 9 इंटू 10 पावर 5 ये होगा। चौथा ना नाम लीजिए। बोले कौन सी वैल्यू? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमको भाई कैलकुलेशन नहीं, हम इतना क्विक कैलकुलेशन नहीं कर पाए। कौन सा ऑप्शन होगा? सी, एग्जैक्टली 1 होता है। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए CGS यूनिट कितनी? पूरे 1 होती है, एग्जैक्ट 1 होती है। चेक करिए, निकालिएगा। ठीक 1 आता है भाई। देखिए एक नई जानकारी हाथ लगी। 9 इंटू 10 पावर 9 MKS में होता है, SI में। और जो 9 मन में हम ऐसे पढ़ रहे थे ना, जो आपको भ्रमित करने के लिए, जिसे बी वाला ऑप्शन कह दे तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 9 होता है। झूठ थोड़ी कह रहे थे, लेकिन ऐसे बोल करके लिखे था, आपको ध्यान वहाँ चला गया। तो दूसरा नहीं लीजिए, सॉल्व करिए, सलूशन लीजिए। जानकारी वाली बातें जो आपको पहले से पता है उसको दावे के साथ एकदम लिखिए, खूब पेन दबा करके। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रटे हैं? 9 इंटू 10 पावर, यूनिट जरा साफ साफ लिखिए, न्यूटन पर, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसा लिख दें। और पर को खूब बढ़िया डिवीजन मार्क कर दें। अब एक एक लेटर को आप CGS में कन्वर्ट करिए। चलिए देखिए, 9 इंटू 10 पावर, ये ऑप्शन ये सी वाला है भाई, क्लिक कर लीजिएगा, याद रखिएगा। 10 पावर 9, इधर न्यूटन है तो न्यूटन में कितना डाइन? 10 पावर 5 डाइन,
न्यूटन सीजीएस यूनिट है, वो फोर्स की सीजीएस यूनिट है। मीटर है तो मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 माने 10 पावर 2, लेकिन स्क्वायर भी तो है, 10 पावर 2 सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो आप भी लगाना मत भूलिए, चलेगा। और नीचे अब खूब सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ, कूलाम है तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? चार्ज की। एसआई तो कूलाम है, सीजीएस यूनिट क्या लिखी? ईएमयू की एसयू। क्यों ईएसयू? क्योंकि कूलाम्स ला पढ़ रहे हैं, कूलाम्स ला इलेक्ट्रोस्टैट का है, तो इसलिए ईएसयू ही रखना है। अब कोई जिद कर ले भाई कि सीजीएस यूनिट ईएमयू है, ईएमयू क्यों नहीं रखते? तो ईएमयू नहीं रखा जाएगा भाई, क्योंकि चार्ज मोशन में रहने पर होता है ना। कूलाम्स ला, गास थ्योरम, ये सब इलेक्ट्रोस्टैट के ब्रांच में है ना। ठीक है, सही आपका करारा जवाब मिला हमें। क्या रखा जाए यहाँ पर? 3 × 10 पावर 9 ESU, और कूलाम की स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगाना मत भूलिए। बताइए आगे क्या लिख दें। इधर देखिए 9 × 10 पावर 9 है, 10 पावर 5 ये 10 पावर 4 लिख दें, 4 चलेगा, 4 ये हो गया, और 5 9 और 9 9 18। अरे ये तो सब सिमट गया एकदम। और नीचे जरा झांकिए, 3 की स्क्वायर, ओहो 10 पावर 9 की स्क्वायर। अरे क्या गजब की सेटिंग है, विश्वास नहीं हो रहा भाई, आंखों को भरोसा नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे इतना सेट सटीक इसका जवाब आ रहा। चलिए पूरा कितना आ गया? 1। डाइन, अगर बोलना चाहें तो बोल दीजिए डाइन, लेकिन किसी के मुंह पे मत कहिएगा ऐसा, है ना, नहीं झगड़ा हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर ईएसयू का। कुछ लोग कहते हैं शक्ल देखिए, शक्ल एकदम लग रहे हैं अच्छा, जब किसी से कुछ जैसे झगड़ा वगड़ा होता है तो एकदम शब्दकोश से पूरी डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लेता है, छंटे हुए 2 ही 4 शब्द बोलेगा, लेकिन जिससे एकदम पहाड़ टूट जाए एकदम, है नहीं, कैसा बोल दे, मतलब जिससे छटपटा जाए, एकदम परेशान हो जाए, उथल पुथल मच जाए, पूरा लीवर किडनी आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर दें अंदर, है ना। कुछ चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये नोट हुआ? कौन सा ऑप्शन है? आप तो बोल ही सकते हैं। इसीलिए कभी कभार केमिस्ट्री वाले गुरुजी जल्दबाजी में कभी कभार भूल कर जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए कूलाम्स लॉ है, फोर्स का फार्मूला होता है F = Q1 Q2/R का स्क्वायर। एयर में 2 चार्ज हों तो उनके बीच में कूलाम्स लॉ का फार्मूला जो फोर्स बताता है F = Q1 Q2/R स्क्वायर। हम लोग ऐसे हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हैं, चलिए जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, केमिस्ट्री वाले गुरुजी हैं, हो सकता है इनको 1/4πε0 की वैल्यू ना आती हो। ये सीजीएस सिस्टम में लिख दिए हैं 1/4πε0 की वैल्यू क्या मन में सोचें 1, जिसका मतलब सब ये सब सीजीएस सिस्टम के लिए लिखा गया है। इसका फाइनल आंसर आप किस में पेश करेंगे? डाइन में, बस हो गया काम। ये भी फार्मूला करेक्ट है, ये भी कूलाम्स लॉ है। कूलाम्स लॉ का छोटा वाला फार्मूला सीजीएस सिस्टम में 1/4π उसको छोड़िए Q1 Q2/R हो गया, ये भी करेक्ट सही है कि नहीं। यहाँ पर पूरे कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई? 1, तो हो गया, अब डिसअपीयर है, एकदम अदृश्य दिख ही नहीं रहा। चलिए, तो काफ़ी जानकारी हुई हम लोगों को, कुछ और जानकारी सीखते हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लीजिए आज के लेक्चर में थोड़ा और स्टैंडर्ड चीज़ें सीखते हैं, है ये चीज़ हटा दे रहे हैं पूरा। नोट हो गया। अब कुछ और सिखाते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन करते हैं, न्यूटन्स लॉ को साथ में ले आते हैं, इक्विलिब्रिया डिस्कस करना बताते हैं, तब देखिए सवाल में एकदम बिल्कुल 4 चांद लग जाएगा, क्वालिटी तो अचानक से बढ़ ही जाएगी। हटा दे पूरा।
लीजिए, पुरानी बातें फिर से एक बार ताज़ा करिए, इसी बहाने न्यूटन्स लॉ को फिर से एक बार जिंदा कर दीजिए, है ना। लीजिए, स्पेशल टूल्स लिख लेते हैं। जैसे टूल्स क्या है, एक तो क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन लगाकर उसी तरह केवल जाने तो इससे हम लोगों को भाई नुकसान होगा समय का। एक तो सीखते हैं स्टैंडर्ड वे में, फिर उसका एप्लीकेशन कर देते हैं, धड़ाधड़ और क्वेश्चन टूटते चले जाए। अब जो चलने जा रहा है सबसे सुपीरियर चीज़ आपके लिए मिलेगा, बिल्कुल नया, इसमें कोई मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध देसी घी की तरह है। जरा आप कहानी सुनिए। क्वेश्चन क्या आप देने जा रहे हैं, 1-1 मीटर के 2 लंबे लंबे धागे, कितने मीटर के, 1-1 मीटर के इक्वल लेंथ के 2 स्ट्रिंग हैं, और उससे 2 छोटी छोटी मेटेलिक बाल्स उनसे जोड़ दिया गया है, गठिया दिया गया है, और दोनों के जो इंड हैं, टर्मिनल जो फ्री इंड हैं, मुक्त सिरे हैं, उनको ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे रखा गया है या छत में किसी जगह से लटका दिया गया है। ध्यान दीजिए, 2 बाल हैं, 2 गेंदें हैं मेटल की, और उनको धागे से बांध करके छत से लटकाए हुए हैं। तो दोनों की सिचुएशन क्या होगा, दोनों बाल पास पास रहेगी, दूर दूर, पास पास रहेगी, ग्रेविटी पे एकदम सटे रहेंगे नहीं। जैसे हाथ नॉर्मली हम लोग खड़े होना है तो कैसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े रह सकते हैं, ऐसे नहीं खड़े हो पाए, कुछ देर बाद ऐसे थक गए भाई। क्यों, इस सिचुएशन क्यों आराम मिलता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम नेचुरली उस तरफ होता है जिधर ग्रेविटी पुल करती है, उसी सिचुएशन में आप हैं तब तो ठीक है। ग्रेविटी अपोज कर रहे हैं कि नॉर्मली जैसे खड़े हैं तो कह रहे हैं कि ये लाइन हमारी है, इसके आगे मत जाइएगा, खड़े रहिए पीछे। आप किसी को रोक रहे हैं, आप आगे खड़े हुए हैं, ऐसे कितनी देर तक आप ऐसे अपना हाथ ऐसे नहीं उठाते, इसमें भी तो मास है, वेट है, काफ़ी देर तक ऐसे किए रहे, एक्सरसाइज करवा रहे हैं। स्कूल वगैरह में जैसे एक्सरसाइज होने लगता है, जो पीटी होता है, बच्चे जो थोड़ा शरारती टाइप होते हैं, जो अनाउंस करते हैं वहाँ पर रोक देते हैं, 1 तो खड़े हैं, पंखा फैला के तो रुके हुए हैं, है ना। और 1 बात 2 कह ही नहीं रहा, तो जो छोटे वाले बच्चे होते तो अपना खजुआना जोना शुरू कर देते हैं, नीचे कर लेते हैं, जेब में हाथ डाल लेते हैं। फिर जब 2 कहते हैं तो 2 पहले ही तो उनका गिरा रहता है, हाथ पहले ही सेट है, 2 वाले में सेट है। चलिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, दोनों धागों को से जो मास हैंग कर रहे हैं, जो बाल लटकाए हैं, तो बाल पहले सटी रहेंगी कि दूर दूर रहेंगे, सटी रहेंगे, पास पास रहेंगे, एकदम टच करती रहेंगी। लेकिन नई सिचुएशन तो अब होने वाली है, इलेक्ट्रोस्टैट वाला कारनामा अब करने वाले हैं। दोनों चार्ज को ऐसे जेब से निकाले, थोड़ा दोनों जो बाल हैं उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे चार्ज दे दें, थोड़ा थोड़ा चार्ज, लीजिए आप भी खाइए, लीजिए आप भी खाइए, चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाए। और लाइक चार्ज, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज, सेम टाइप के चार्ज, या दोनों पर नेगेटिव चार्ज। अब बताइए, उनके बीच में सेपरेशन होगा कि वैसे टच में रहेंगे, वैसे दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर हो जाएंगे तो बताइए धागों के बीच में कितना एंगल बनेगा, दूर दूर हो जाएंगे तो बताइए कितना टेंशन क्रिएट होगा। पहले टेंशन कितना था, वही वेट mg की, जो सीधा लटका था धागा, और थोड़ा सा हट जाएंगे तो अब बताइए टेंशन कितना होगा। वर्टिकल के साथ ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है धागा, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है। दोनों धागों के बीच में नेट एंगल तो 2 थीटा कह देंगे, वर्टिकल के साथ एक तरफ एंगल थीटा, तो दोनों धागों के बीच में एंगल 2 थीटा पता लग जाएगा। तमाम हल्के फुल्के छोटे मोटे सवाल, तो लीजिए उसको आर्टिकल की तरह डील करते हैं, और फिर कई क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन एक साथ आपके बुक के आ जाएंगे ऐसे। ये 2 बाल्स, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, सेम है। अच्छा, बाल अगर सेपरेटेड हैं, दूर दूर हैं, इसका मतलब बाल न्यूट्रल है कि चार्ज है, सेम टाइप के चार्ज से चार्ज है कि अपोजिट टाइप की, हाँ ये सब जानकारी। अच्छा, एक मज़ेदार क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, इसे फर्ज लिखवा नहीं रहे। एक बुलबुला है, क्या है, बुलबुला बबल है, इस बबल को चार्ज दिया जाए तो क्या होगा, इसको चार्ज प्रोवाइड किया जाए तो बबल जो बुलबुला है इसकी साइज बढ़ेगी घटेगी,
इसकी साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइज बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी वाला याद रखिएगा। साइज बढ़ेगी घटेगी? क्यों बढ़ेगी? कारण हमसे सुन लीजिए आप। क्यों बढ़ेगी? ये जो चार्ज हैं, चार्ज डायमेट्रिकली अपोजिट जो इन टू इन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। ये डायमेट्रिकली रिपेल करेंगे, सब दूर दूर भगाएंगे। देख रहे नहीं? तो इसकी साइज में हल्की हल्की बढ़ोतरी हो। हाँ, फूट भी सकता है, वो अलग बात है। तो बताइए, साइज इसका बढ़ेगा घटेगा? चार दिया जाए तो बढ़ेगा, और मान लीजिए नेगेटिव चार देंगे तब भी बढ़ेगा। समझ पा रहे नहीं? नेगेटिव दे, सब नेगेटिव हो गया ना, तो बहुत रिपल्सन करेगा। मैंने कुल मिलाकर मोटी मोटी बात, बुलबुले को चार दिया जाएगा तो साइज बढ़ेगी। साइज भी द जनरल टर्म, साइज जनरल टर्म है। साइज बोले तो रेडियस, साइज बोले तो डायमीटर, माने साइज बोले तो इसका एरिया अगर निकल सकता है तो भाई बुलबुला है तो 4πr² होगा। बोलिए, यहू पड़ेगा। साइज बोले तो वॉल्यूम से भी ले सकते हैं। वॉल्यूम कितना जी? 4/3πr, यहू पड़ेगा। माने साइज मतलब क्या? रेडियस बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। याद रखिएगा, बुलबुले को चार दिया जाए तो साइज बढ़ेगी। पहले रेडियस बिना चार दिए रेडियस कितनी थी? R1 थी। चार देने के बाद रेडियस कितनी है? R2। ये चार देने के बाद रेडियस, ये चार इस पर नहीं है। बताइए R1 R2 में क्या रिलेशन? R2 ग्रेटर होगा। तो हल्की फुल्की बातें तब तो मिटा ही लेंगे आप, समझ गए? बबल को चार दिया जाएगा तो उसकी साइज बढ़ेगी। साइज मतलब रेडियस, डायमीटर, एरिया या वॉल्यूम, चारों टर्म में से कोई भी कहा जाए, सब कुछ बढ़ेगा। आइए लौटिए अपने एक्चुअल वाले क्वेश्चन पे आइए। कितना एंगल बन रहा है एक तरफ से इस ब्रोकन लाइन से धागे का? थीटा। इसका मास कितना है जी? यम है। इसका भी मास कितना है? यम। चार्ज इसका भाई देखिए Q1 है, इसका चार्ज Q2 है। आप बताइए ये दूर दूर क्यों हुए? दूर हुए किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन वाला है कि रिपल्सन वाला? अरे रिपल्सन वाला है, तभी दूर हुए। अट्रैक्शन वाला होता था और तो सट जाते। एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता तब तो सट ही जाते। बोलिए, ये किस वजह से दूर हुए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, कूलाम्बिक फोर्स जो रिपल्सिव वाला है। अच्छा, दूर हुए तो दूर हो ही क्यों नहीं गए? एकदम ऐसे पंखा क्यों नहीं फैला लिए? एकदम बस दूर हो जाते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रहा है। वेट भी तो है, मास है तो वेट होगा, और वेट किस तरफ काम करेगा? नीचे की तरफ। यानी दोनों के रिजल्टेंट की वजह से ऐसा सीन हुआ है। ये वेट वाला है, समझ पा रहे नहीं? या फिर तो चाह रहा है खींच के तुम सीधा कर दे धागे को, लेकिन ये एमजी चाह रहा है कि नहीं नीचे आ पाई, है ना? ये सिचुएशन बना है। अब आप समझिए जरा, आप समझिएगा। जैसे इसकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? L है, चलिए, और ये धागे में टेंशन कितना है? धागे में टेंशन T। इस तरह के क्वेश्चन केवल दो चीज़ें डिमांड की जाती हैं, टेंशन एंड एंगल। धागे में टेंशन कितना होगा और वर्टिकल डायरेक्शन से कितना धागा एंगल बनाएगा, एक तरफ का एंगल थीटा। अब सीन को समझिए, किसी एक टी को आप तोड़ दीजिए, किसी एक की एफबीडी बनाइए। जैसे हम इसका एफबीडी बना रहे हैं, सेकंड वाले का, जैसे हम पहले की एफबीडी बना रहे हैं, पहले वाले, चाहे जिसका एफबीडी पहले वाले बना लें। लीजिए, पहले वाले की टेंशन तोड़ दिए, टेंशन तोड़ दी, इधर तरफ टेंशन क्या आ जाएगा? पहले यहाँ देखिए, एंगल वगैरह से श्योर हो लीजिए। ये एंगल थीटा है तो ये डॉटेड वाला पैरेलल दिख रहा है कि नहीं? अब पैरेलल दिख रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट एंगल्स। और एंगल्स लगा कंपोनेंट खूब याद है, क्या बुलवा रहे हैं, क्या लिख दें? और इधर की तरफ बोलिए, चलिए केवल इसी के क्लिबिरा डील कर रहे हैं, Q1 का। किसी एक के बीडी बनाना होता, दोनों को नहीं, परेशान नहीं, खाली इतने के बारे में सोच रहे हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज नंबर 1 Q1 के लिए क्या लिख दें? बोलिए, बायां वाला किसको बैलेंस करेगा? दाएं वाले को। लेफ्ट वाला राइट वाले को करेगा? या टी साइन थीटा लिख दें, क्या आप बोलेंगे? Fe। दिस विद इक्वेशन नंबर 1।
और ऊपर वाला किसको बैलेंस करेगा? नीचे वाले को। वेट को कौन बैलेंस करेगा? टेंशन का कास वाला कंपोनेंट, अपवर्ड डायरेक्शन वाला, टी कास थीटा इक्वल टू एम जी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। समझिएगा। अब बताइए क्या निकालने आए हैं आप? टेंशन एंड एंगल। टेंशन निकालना है तो स्क्वायरिंग एडिंग करिए, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करके ऐड कराइए, कुछ तो फायदा मिलेगा ही। वी हैव टी स्क्वायर बाहर, अंदर साइन स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर बाहर, अंदर कास स्क्वायर थीटा। राइट हैंड बता दीजिए एफ ई का स्क्वायर, राइट हैंड बताइए एम जी का होल स्क्वायर। और ये ब्रैकेटेड पार्ट नहीं बोल रहे हैं 1। हमको भाई टेंशन से मतलब है, टेंशन निकालिए, टेंशन लीजिए मत। टेंशन आ गया आपके लिए अंडर रूट, पूरा बड़ा वाला मैटर इसी की छाँव में रख दीजिए, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स का स्क्वायर और वेट का स्क्वायर। हालांकि एफ ई की वैल्यू हम लोग पता नहीं पाए हैं। एफ ई की वैल्यू कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे जानते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कोई पूछ ही दे, क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 और बाई डिस्टेंस, ये पूरा ये डिस्टेंस ना, और ये डिस्टेंस क्या होगी? अगर धागे की लेंथ यल है, ये थीटा के सामने पड़ रहा है, तो ये कितना हो गया? यल साइन। पूरा डिस्टेंस 2l साइन क्या होगा? ऐसे एडवांस सोचे रहिए, फ्यूचर प्लानिंग किए रहिए। तो आर्क रोल क्या कर सकता है? 2l साइन थीटा ना, तब उसी में रखेंगे, बहुत बड़ा आएगा। अभी हम लोग छोटा छोटा लिख रहे हैं, जो थोड़ा हल्का लगे, दिमाग पर कोई बोझ ना हो। टेंशन आ गया। आल्सो बाई इक्वेशन 1/2, 1 को ऊपर रखे 2 को नीचे, तो 1 को ऊपर रखेंगे तो क्या साइन वाला पैटर्न ऊपर है, नीचे कास वाला, टी साइन थीटा, नीचे बोलिए तो टी कास, ए राइट हैंड बाई इस तरफ दाहिनी तरफ, एफ ई बाई और टी का निपटारा, और साइन बाई कास दुनिया जानती है। उसी दुनिया में आप लोग भी हैं, तो आप लोगों को भी पता है। एफ ई बाई बोलिए, अब बात समझ में आई। यानी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें इलेक्ट्रिक फोर्स और ये वेट है। एफ ई और एम जी पता हो जाए तो रेशियो ले लेंगे फ्रेंड। एफ ई और एम जी पता रहे तो रूट में स्क्वायरिंग एडिंग कर दी तो टेंशन। पूरा काम एफ ई और एम जी का है, और जिसमें कठिन काम कौन सा है? एफ ई का। एम जी तो आसान है, मास दिया रहे जी भिड़ाइए खाली, है कि नहीं? नोट करिए यहीं पर, इफ length of the string be small, then r इक्वल टू क्या हो जाएगा? l साइन थीटा 2l साइन थीटा। हाँ ऐसे बोलिए, 10 फुर्सत में है, थोड़ा एफ ई पर चर्चा हो जाए। एफ इक्वल टू क्या लिख देंगे जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज बाई सेपरेशन के स्क्वायर, चलेगा? क्या हो जाएगा? और ये आर की वैल्यू रख देंगे 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 यहाँ 16 हो गया, 1/16 पाई। रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आराम से काम करना है। ये तो सीन आग के सामने था तो इसलिए लिख दे रहे हैं इतना बड़ा, बाकी आपको डराने का हमारा कोई मतलब नहीं है, अंदर से कोई इच्छा नहीं कि आप डर जाए। ये ऐसे लीजिए, ये फार्मूला फिलहाल तैयार कर दिया हमने। अगर स्ट्रिंग की लेंथ यल पता हो तो सीधे एफ ही आप निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत हो गई बड़ी बड़ी बातें, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, दिमाग को कुछ आराम पहुंचाते हैं। बहुत मज़ा आएगा। भी क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ने बहुत मज़ा आता है। आपको जिससे नयापन लगे
ऊबर ना हो कि एकदम आप बिल्कुल वही घिसी पिटी बातें जो आप जान रहे हैं वहीं तक सीमित रहें, है ना। जो क्वेश्चन उठते हैं जैसे पैटर्न नए नए अच्छे थाट पर, तो वो चीज़ आपसे बिल्कुल छूटे नहीं। लीजिए कुछ फुट करिए प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो मज़ेदार बात और आपसे शेयर कर ले। कई बार ऐसे बीच बीच मजाक हुआ था, फिर से एक बार हंसी मजाक कई बार करना चाहिए। देखिए, जैसे आपने कहा किसी बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ करके उसका हाथ और ऐसे सर्कुलर मोशन करा दें ऐसे, अच्छा ना, बताइए किसके हाथ पर टेंशन ज़्यादा होगा? दोनों के हाथ पर टेंशन सेम होगा। दोनों के हाथ पर टेंशन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, याद रखिएगा। हमेशा बार बार सेम बोलना है। जैसे डैड के हाथ पर T1 और बच्चे के हाथ पर T2 है, तो T1 और T2 का रेशियो क्या होगा? 1:1। T1 T2 इक्वल होते हैं हमेशा। अर्थ सन के रिस्पेक्ट में इतना बड़ा है और सन बहुत बड़ा है। अर्थ सूर्य का चक्कर लगाती है सन का। बताइए किस पर न्यूटन के अकॉर्डिंग किस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा? सन पर फोर्स ज़्यादा लगेगा कि अर्थ पर? दोनों पर ही। याद रखिएगा, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है ना, सेम होता है। एक बॉडी का मास 2 kg और एक बॉडी का मास 2 कुंटल है, 200 किलोग्राम। दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है। इस पर दोनों पर फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव। अभी मास है, न्यूटन ला लगेगा। अट्रैक्टिव लगेगा रिपल्सिव? अट्रैक्टिव माने एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगे। इस पर फोर्स F1, इस पर फोर्स F2। बोलिए F1 और F2 का रेशियो क्या हो? 1:1। फोर्स दोनों सेम होंगे, भले नंबरिंग आप अलग अलग किए। समझ रहे नहीं? ये आंसर याद हो गया? चाहे न्यूटन ला हो और उसी तरह से कूलॉम्स ला में एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 9Q। बोलिए दोनों के बीच में फोर्स का रेशियो, दोनों सेम टाइप के हैं, इसका मतलब रिपल्सन होगा। ये रिपल्सन वाला फोर्स लगेगा। बोलिए F1 और F2 के बीच F1 और F2 का रेशियो क्या हो? 1:9, 9:1। तो 1:981, 81 कि 81:1 ऐसे दिया जाएगा आपसे। क्या होगा? दोनों सेम अमाउंट में होते, एकदम एग्जैक्टली। इसीलिए शुरुआत में ही 1-2 का नाम ही नहीं लिए। बाकी तमाम बुक वाले तमाम ऐसे गुरुजी ले कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को खूब बड़ी बड़ी बातें बता देते, एकदम किताबी वाली बातें कि F12 इक्वल टू F21, और जब F12 और 21 जहाँ नोटेशन कर देते तो कन्फ्यूजन शुरू। और हमने एकदम साफ साफ कम बोला, एकदम ठोस बोला, एकदम लेकोनिक काम किया है। हमने ये नहीं बताया कि फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q × 2/r²। हमने फर्स्ट चार्ज पर फोर्स है कि सेकंड चार्ज पर फोर्स है ये क्लेरिफाई किया ही नहीं। हमने साफ साफ कम शब्दों में ठोस यही बोला, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेज, दोनों चार्ज के बीच का फोर्स। समझ पाए कि नहीं? कोई पर्सनल नहीं है कि नहीं पहले वाले के लिए फार्मूला लिख रहे हैं, कूलॉम्स लॉ दूसरे चार्ज के लिए फार्मूला है ना, दोनों के लिए होता है, यानी दोनों पर फोर्स की वैल्यू सेम होता है। याद रखिएगा। चलिए कुछ जानकारी तो हुई होगी। देखिए एक हल्का क्वेश्चन, हम थोड़ा सा आपको भ्रम में डालना चाहते हैं, देखते हैं हम कामयाब होते हैं कि नहीं। दोनों चार्ज कितना है? Q है। इसका मास M1, इसका मास M2। और इधर ध्यान दीजिए, एक तरफ का एंगल θ1, दूसरी तरफ का एंगल θ2। समझिएगा बात। θ1 और अकॉर्डिंग एज फिगर इफ M1 ज़्यादा खाया पिया है, M1 इज ग्रेटर दैन M2, देन फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन एंगल भाई ही कोई मतलब नहीं होता, एंगल θ1 ग्रेटर है, एंगल θ1 स्मॉलर है। पता नहीं, भगवान जाने कौन सा ऑप्शन, हमें कौन सा ऑप्शन? ABCD में से कौन सा देखा जाए? अब सीन को समझिए, अभी समझ में आ जाएगी। दो ही क्वेश्चन बनते हैं इस पर,
ठीक, चलिए देखिए सी वाला ही सही भी है। सुनिए, ये बताइए जो मेन डेरिवेशन आप किए हैं उसमें में m1 m2 लिए थे ना, मास m चार्ज भले ही पूरा। ठीक, अच्छा ये एंगल डिपेंडेंसी किस पर होती है, चार्ज पर कि मास पर? केवल मास पर, चार्ज मत कहिए, और चार्ज पर कहना हो तो दोनों चार्ज कहिए, और जब दोनों चार्ज आ ही जाएगा तो काहे का Q1 काहे Q2। या फार्मूला आपके पास है, जरा यहाँ से देखिए फार्मूला। सिंस आज ही सीखा गया धागे का वर्टिकल के साथ जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बाई वेट होता है। अब आप बताइए, जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका एंगल, किसका वेट किसका मास ज़्यादा है? यहाँ m1 ज़्यादा है, m1 वाला ये वाला एंगल कम बनेगा। सिंस m1 इज ग्रेटर दैन m2 विच इम्प्लाइज m1 वाला एंगल θ1 बना रहा है, m2 वाला θ2, इनइक्वलिटी पलट दीजिए, उल्टा रिलेशन होता है। कौन सा ऑप्शन सही है? जो कम पढ़ा लिखा हो, हमारा इतना लंबा वाला लेक्चर न सुना हो, वो भी सवाल को सही करके आए, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना है आपको। बताइए, जैसे एग्जाम्पल ऐसे लेके समझा दे रहे हैं, हाथ में, दोनों हाथ आपके लिए बिल्कुल यूनिफॉर्म है, दोनों हाथ में एक एक ईंट लिया जाए, एक एक ईंट। अच्छा, एक में ईंट ले लेते हैं पूरा बड़ा वाला, और एक में ले लेते हैं आधा। एक में क्या लिया जाए? आधा ले लेते हैं, और दोनों हाथों को ऐसे एग्जैक्ट ऐसे फैलाया जाए, मतलब सेम एंगल। ये हमारे साइड के साथ कितना एंगल बन रहा है? 30, इधर उस 30। बताइए कौन सा हाथ पहले गिरना शुरू हो जाए? इसमें ईंट है और इसमें आधा छोटा सा। ईंट वाला धीरे 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 कम होगा कि नहीं? जो मास ज़्यादा रहेगा उसकी तरफ का एंगल कम बनेगा, है कि नहीं? मास कौन ज़्यादा है? m1 वाला एंगल कम बनेगा, उस पर वेट ज़्यादा है, काम करेगा। समझ गए? दूसरा सवाल, अगला क्वेश्चन। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2, ये मास m है और ये भी मास, दोनों तरफ का एंगल देखिए, θ1 और ये θ2, देख रहे हैं? अकॉर्डिंग एज फिगर क्या होगा? θ1 इक्वल्स टू θ2। दूसरा, θ1 ग्रेटर दैन θ2। तीसरा, θ1 लेस दैन। चौथा इनमें से कोई नहीं। बोलिए कौन सा ऑप्शन? बोलिए, कंफर्म है? क्योंकि थीटा किस पर डिपेंड करता है? चार्ज पर नहीं, चार्ज इसके अंदर है लेकिन दोनों चार्ज, कोई फर्क ही नहीं। रुक जाइए, अकॉर्डिंग एज फिगर इफ, ओ तभी तो कहें पहला कैसे आ गया आप लोग, ये तो पूछे ही नहीं। अब बताइए तो जाने, चार्ज पहला ग्रेटर है, समझ लीजिएगा। अभी पहला, माने जिद कर लिए क्या? ईगो टकरा रहा है क्या कहीं से? बहुत खनखनाहट की आवाज़ आ रही। कहाँ सा ऑप्शन सही है? क्योंकि चार्ज पे डिपेंडेंसी है लेकिन दोनों चार्ज आ जाते हैं, तो इसके लिए उसकी डिपेंडेंसी समाप्त मानिए आप। पर्टिकुलर एक चार्ज की बात आती तब तो कहते Fe में दोनों चार्ज एक साथ रखा जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। केवल एंगल का किससे साथ अच्छा रिलेशन है? मास के साथ। सिंस tan थीटा क्या लिख दें? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, ऐसा है? जिसका मास ज़्यादा उसका एंगल कम। लेकिन संयोग की बात यहाँ है न, देख रहे हैं, m1 m2 दोनों सेम हो गए, विच इम्प्लाइज एंगल भी सेम। समझ गए कि नहीं? बोलिए, पहला ऑप्शन। हो गया? अच्छा ये बताइए, दोनों जो चार्ज हैं Q1 Q2, उन पर मासेस कितने हैं? m1 m2 ना। तो m1 ग्रेटर है तो कौन सा एंगल ग्रेटर होगा? θ2।
ना, यानी चार्ज Q1 Q2 QQ हो उससे कोई मतलब ही नहीं, उससे एकदम बहकाने के लिए केवल मेन निशाना किस पर होना चाहिए, मास पर। मास सेम है तो एंगल भी सेम, मास डिफरेंट है तो जो मास बड़ा होगा उसका एंगल छोटा होगा। समझ गया कि नहीं? अपरेंट वेट, अपरेंट माने भाई आभासी, महसूस होने वाला। जो एयर में वेट होता है उसको ट्रू वेट कहते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg बोलते हैं, mg। और पानी में अगर डुबा करके तौला जाए तो हल्का लगेगा भारी? पानी में अगर किसी चीज को तौला जाए तो हल्का होगा भारी? हल्का। ये मत सोचिए पानी सोख लेगा, ज्यादा वजन हो जाएगा। दिमाग आप लोग कम काम करता है। जैसे नॉर्मली कोई ऐसे बैठा है, किसी के ऐसे सर पकड़ कर कैसे बाल पकड़ के उठाना हो तो बहुत ताकत लगेगा, और पानी के अंदर डूब रहा हो तो बस एक दो बाल पकड़ के ऐसे उठा लीजिए तो उठ के चले जाएगा, ऊपर आ जाए। पानी में जाने के बाद आर्किमिडीज आ जाते हैं, आर्किमिडीज की आत्मा आ जाती है उसमें, है ना। अब थ्रस्ट फोर्स लगने लगता है, ऊपर तरफ उछाल बल, और वही रीडिंग को डिक्रीज करा देता है। जैसे एक ईंट है 2.5 किलो 3 किलो का, उसके कमर में रस्सी बांधिए और स्प्रिंग बैलेंस से जो कटिया हुक निकला रहता है गैस सिलेंडर वाला, उसमें से बांध के ऐसे तौलिए। कितना किलो है आप लोग खुद देख के बताइए, कई किलो है? देख बोलिए। 3 किलो नहीं देख पा रहे हैं, कितना किलो है? 3 kg। और ले जाइए ऐसे, वाटर टैंक है, ऐसे रीडिंग ऐसे लटकाए, ले जाइए ले जाइए ले जाइए, ऐसे डुबा दिए, ऐसे डुबाइए, तो रीडिंग कम हो रही, कम हो रही। अब देख रहे हैं मात्र 2 किलो बचा है, कितनी रीडिंग है? तो इसका मतलब 1 kg का लॉस हुआ। तो आर्किमिडीज से पूछेंगे 1 kg गया कहाँ, तो कहेंगे भाई वाटर जो डिस्प्लेस किया गया है उसी वाटर के मास के इक्वल है ना, जो डिस्प्लेस्ड अमाउंट ऑफ वाटर है। यानी कुल मिलाकर के अपरेंट कहाँ महसूस होगा, एयर में कि वाटर में? वाटर। हवा में तो रियल चीज़ होती है, और पानी के अंदर चल। अच्छा, सेम मीडियम में सेम टाइप का वेट 0 होता है, सेम मीडियम में सेम टाइप का वेट 0। हवा तौल पाएंगे? हवा ले लीजिए, खूब बड़ी पन्नी ले लीजिए, उसमें हवा तौल के ले जाइए अपना घर पे। रात में जैसे ऑक्सीजन नहीं तो हवा से बरसाती मुंह लगाइए, अपना रात भर सूंघिए, ठीक है। 2 किलो हवा ले लीजिए आप, हवा 2 किलो नहीं वेट कर पाएंगे आप कभी भी, जान लीजिए। जैसे पॉलीथीन है उसमें हवा पैक कर लीजिए, पूरा हवा 5 किलो वाली पन्नी है, हवा पैक करिए और ले जाइए आप वेइंग मशीन पर रखिए। कितना मास आएगा जानते हैं? 1 ग्राम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही पॉलीथीन का वेट बस। एयर का एयर में वेट 0, और वाटर का वाटर में वेट 0। जैसे नदी में चले जाइए, कटिया लगाई, देखिए नदी में कितना पानी है, कई किलो, नदी में कटिया लगा दीजिए, है ना, जरा भी रीडिंग आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। आप कहेंगे अरे सर हैंग करने वाला लटकाने वाला कुछ है ही नहीं, क्या लटकाएंगे कैसे? कोई बात नहीं, लीजिए पॉलीथीन फिर दे रहे हैं आपको। पॉलीथीन में पानी पैक करिए, पॉलीथीन में दोनों जो हुक हैं उसमें आप कटिया फंसा कैसे देखिए। वही पॉलीथीन ऐसे हवा में तौल रहे हैं तो 2 किलो, और वही पानी में डुबो करके तौली तब 0 रीडिंग। समझ पा रहे नहीं? पन्नी में पानी भर लीजिए और उसको पानी टंकी में डुबो करके ही तौलिए, तब रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0। लेकिन वही हवा में तौलेंगे तो रीडिंग अपना 2 किलो 3 किलो आए। सेम मीडियम में सेम मटेरियल का वेट कितना होता है? 0। एयर का एयर में वेट 0, वाटर का वाटर में वेट 0। और जब मीडियम चेंज हो गया, है ना, मीडियम चेंज हो गया, जैसे नॉर्मली जो तौल रहे हैं एयर में वही एक्चुअल रियल देता है वेट, और उसको जब वाटर में डुबोएंगे तो अपरेंट देगा, आभास होगा आपको, सच्चाई नहीं। ये एक्चुअल वेट तो कुछ ज़्यादा होता है। लीजिए फार्मूला समझ लीजिए, बाकी फ्लूइड में तो तमाम नए नए क्वेश्चन होते हैं। ये बॉडी की डेंसिटी को रो कह रहे हैं, और ये जो लिक्विड देख रहे हैं आप, ये लिक्विड है। लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा कह रहे हैं, सिग्मा। यहाँ पर रो और सिग्मा डेंसिटी देख लीजिएगा। अपरेंट वेट जो आता है एपी लिख दे रहे हैं, ये होता है mg। mg माने कौन सा वेट?
एक्चुअल वेट। तो कहाँ कुछ फर्क पड़ा? अरे फर्क पड़ रहा, अभी पेन चल ही रही है, रुकी थोड़ी है। इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ये फार्मूला होता है। कोई पूछे mg क्या है, आप कहेंगे एक्चुअल वेट है, और mg इंटू ये पूरा डिब्बा लगा देंगे 1 माइनस सिग्मा बाई रो, ये हो जाएगा अपरेंट वेट, आभासी भार का फार्मूला है। ठीक, नोट करिए। एक क्वेश्चन लगवाने वाले थे, समय समाप्त हो गया। काफ़ी लंबे समय तक हम लोग स्टडी किए, 90 मिनट की बात हुई थी, 2 घंटे हम लोग पढ़ लिए। कि लगवा ही दे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, अगर हिम्मत हो तो लगवा दे। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो ही गया, जिससे लगे कि हाँ एक आध तगड़ा क्वेश्चन हुआ है आज। लीजिए देखिए, एक प्रॉब्लम नहीं, एक टूल्स और। ये टूल नंबर 1 था जो टेंशन और एंगल बताया, ये टूल नंबर 2 है। टूल नंबर 3 यहां लिख दे रहे हैं, इन एयर या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम में फोर्स क्या लिखते हैं जी? अरे एयर या वैक्यूम के लिए के 1 हो जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के हटा दीजिए, और क्या लिख दें? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बोलिए जरा, इसको आप करिए तो। और इन मीडियम, 2 मिनट की और बात है। इन मीडियम, मीडियम में बताइए फोर्स, मीडियम में फोर्स लिखेंगे। अब इसमें मीडियम के लिए के रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों चार्ज और बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये थोड़ा फर्क जिससे समझ में आए तो देखिए भाई, वैक्यूम वाले को लिख दे रहे हैं एफ नॉट, या एयर वाले को, और मीडियम वाले को एफ लिख दे रहे हैं। दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में रिलेशन देख के फटाक से बताइए तो। अगर एयर में फोर्स दिया रहे तो मीडियम में कैसे निकालेंगे, या मीडियम में दिया रहे तो एयर में कैसे निकालेंगे? चेक कर लीजिए, इधर देखिए, ये के को ढक लीजिए, के को ऐसे छिपा लें तो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, माने पूरा एफ नॉट है कि नहीं है? यानी मीडियम में फोर्स एफ चाहते हैं तो जो एयर में निकाले थे ना, बस लिखिए उसी में के से डिवाइड करा दिए। शुरुआत में ही, लेक्चर की शुरुआत में ही बताए थे, एयर में फोर्स 80 न्यूटन तो वाटर में बस 1 न्यूटन, एयर में फोर्स 160 न्यूटन तो वाटर में 2 न्यूटन। कैसे डिवीजन हो जाता है तो पहले भी बात थी, लेकिन आज लिखवा दी, एकदम पक्के हो गए हम लोग, अब कोई भूलेगा नहीं इसको। मीडियम में फोर्स का क्या फार्मूला, अगर एयर में पता हो तो बस के से डिवीजन लीजिए, बस इतने, छोटा सा रिजल्ट है। एक अच्छा सवाल जो गलती से यहाँ पहुँच गया था, ये यहाँ टैग लगा लीजिए, आईटी का है। इसमें 2 सीन एक साथ दिखा रहे हैं, 2 सीन एक साथ। कितना एंगल है जी? इधर वाला एंगल भी मास m चार्ज क्यू, मास m चार्ज क्यू। और ये कहाँ का सीन है? फ्री स्पेस का, इन वैक्यूम, या एयर बोल सकते हैं, चलेगा भाई। और इसी पूरे सिस्टम को, यही स्ट्रिंग और जो मेटेलिक बाल वाला सिस्टम है, इसको लेके चले गए किसी जार में जिसमें कोई लिक्विड था, उसमें सिंक करा दिया गया, डुबो दिया गया। अच्छा, लिक्विड में फोर्स कम होता है कि ज़्यादा? हाँ, लिक्विड में फोर्स कम होता है। और जब फोर्स ही एफ ही तो सेपरेट कराता था, और जब फोर्स कम हो गया तो उनके बीच का सेपरेशन यानी एंगुलर जो शिफ्टिंग थी कम होगी कि ज़्यादा? कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आईटी क्वेश्चन था, बिल्कुल वही एंगल आज भी बन रहा है। विश्वास नहीं हो रहा भाई आंखों को। हम लोगों की थ्योरी अंदर अंदर हल्की वाली फेल होती नज़र आ रही। भाई लिक्विड में तो फोर्स कम होना चाहिए,
अब फोर्स ही सेपरेट कराता था, वही एंगल बनाता था। जब फोर्स कम है तो एंगल कम बनना चाहिए था, लेकिन एंगल बिल्कुल वही बना, एकदम मैच कर गया। ये लिक्विड के अंदर का सीन देख रहे हैं, ये लिक्विड, इन लिक्विड। बाब माने वही गेंद होती, गोलक जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग एज फिगर, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी 0.8 ग्राम पर सीसी, सीसी बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट है, ग्राम पर सीसी डेंसिटी की यूनिट हो गई। एंड डेंसिटी ऑफ बाब बी 1.6 ग्राम पर सीसी, तो पता लगाइए। देन फाइंड आउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का के पता लगाना है। कितना गजब क्वेश्चन। देखिए जरा, ऑप्शन हम दे रहे हैं। ए भाई, जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। अगर जल होगा तो के की वैल्यू कितनी, और अगर कुछ भी नहीं होगा, खाली झूठा मूठा ऐसे नाटक किया जा रहा होगा, तो कहते हैं भाई वहां भी वैक्यूम है, वन ही रहे। भाई पता नहीं। तीसरा 16, चौथा 16। नोट करिए फटाफट, और इसको हम लगाना सिखा दे रहे हैं। एक नहीं 10-20 सवाल लगाइए, फटाफट लगाइए तेजी से। हाँ, और जिससे आज जाइए तो आज ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो धड़ाधड़ तोड़ ही गिराइए आप। अब ऐसा क्वेश्चन देखेंगे हाई फाई तो आपको लगेगा करी इतनी चुटकियों में सॉल्व कर ले रहे हैं, और किसी बुक का सलूशन देखेंगे, किसी और गुरुजी के लेक्चर देखेंगे, तो आपको लगेगा कितना वजनदारी से, कितना तौल में कितना फ़र्क है, आप कितनी वजनदार चीज़ें पाए हैं, हल्के में कितने जल्दी से काम कर लेते हैं। नोट हुआ क्वेश्चन? चलिए सलूशन करें। इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, बोलिए फोर्स का क्या फार्मूला लिख दें? फोर्स मत लिखवाइए, टैन लिखवाइए। टैन, टैन थीटा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स और बाई वेट, चलेगा? आइए आप, इन लिक्विड, लिक्विड के अंदर जरा यही फोर्स टैन थीटा फिर से लिखवाई तो, और सचमुच में एंगल वही है, थीटे है, तो यहाँ भी लेफ्ट में टैन थीटे लिखना पड़ेगा। अब बोलिए क्या लिख दें? एफ ई इलेक्ट्रिकल फोर्स। थोड़ा सावधान हो जाइए, एयर में एफ नॉट होता है तो मीडियम में एफ नॉट बाई के होता है। अगर एयर या वैक्यूम में एफ ई आपने बोला है तो मीडियम में आने पर नीचे के लगाइए तब तो सही होगा। अब की बार इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? ये हुआ। अब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा है साफ साफ, एफ ई बाई के, ये मीडियम के अंदर वाला हो गया। और ये क्या है? एम जी को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, है कि नहीं? एयर में वेट होता है, वैक्यूम में वेट, तो यहाँ लिक्विड में आ गया तो वहाँ पर वेट अपरेंट वाला, लिक्विड के अंदर वाला वेट। क्या लिख दें? एम जी ही लिखे, कुछ और? अरे सीखे हैं मेहनत से, टूल्स हम लोग बेकार नहीं होता कि बताए कुछ जाए और लगाया कुछ जाए, उसी टूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर वेट ये वाला लिख देते, लिक्विड के अंदर वाला वेट। दोनों इक्वेशन जरा गौर से देखिए, दोनों ही टैन को बता दे रहे हैं। इक्वलिटी कराइए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या फ़ायदा मिलेगा? वी हैव, ए इधर आइए, राइट हैंड बैलेंस करिए, एफ ई बाई, राइट हैंड बैलेंस करिए, एफ ई बाई के इंटू एम जी इंटू 1 माइनस सिग्मा बाई। बताइए क्या कैसे? अरे पूरा पूरा कैसे?
ये पी एम जी सा निपट गया दोनों तरफ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, के को इधर लाएंगे तो कैपिटल के इधर, और नीचे क्या बचा जी, नीचे ये डिब्बा बचा केवल ब्रैकेट, जरा सॉल्व कर लीजिए। रो माइनस सिग्मा, रो माइनस अ होल बाई रो, और रो वही पलट के ऊपर चला गया, सही रहेगा। के की वैल्यू क्या आ गई, रो, ये लेकिन याद रखना रो माने बॉडी का और सिग्मा माने लिक्विड, यही है, यही आपके लिए टूल्स की तरह हो गया। ये अब इससे कई क्वेश्चन पूछेंगे। ये वाला के की वैल्यू पूछी जाए अगर एंगल सेम बन रहा है, क्या लगाएंगे, बॉडी का बाई बॉडी माइनस लिक्विड रख दीजिए। ये जनरलाइज कर दिया है। अब सवाल लगाने चल रहे हैं, आर गिवन प्रॉब्लम। यूनिट वगैरह चेंज करने के चक्कर मत रहिएगा, क्योंकि जो यूनिट इसकी है वही यूनिट इसकी, और दोनों रेशियो है कि एक यूनिट आता भी नहीं है, फालतू परेशान मत होइए। आर गिवन प्रॉब्लम, बोलिए रो कितना 1.6, फिर रो है तो वही रखिए, और ये 0.8, इधर क्या है जी 1.6, इधर क्या 0.8, डेसिमल उड़ा दीजिए 16/, अब साफ साफ लिखिए एक वैल्यू कितनी, ऐसा कोई आंसर दिख रहा है, समझ गए। क्लास आज आपकी लंबी थी, काफी देर तक हम लोग आनंद लिए। इलेक्ट्रोस्टैट धीरे धीरे सीखते सीखते काफी टॉप तक पहुंच गए हम लोग। अब कल से लेक्चर में क्वालिटी थोड़ी और रहेगी। आज लेक्चर यहीं तक, समय समाप्त हुआ, बातें पूरी हुई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।